नमस्कार मित्रों, टीचर शो के एपिसोड 97 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले 94 दिनों की तरह आज भी हम लगातार शाम 7 बजे आपके समक्ष हाजिर हैं। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, बहुत ही युवा, बहुत ही ऊर्जावान कला के शिक्षक हैं दिल्ली सरकार में, श्री असुरवेद जी। और आज हम उनसे जानेंगे शिक्षा और कला का रिश्ता क्या है। साथ में वो मूर्ति कला के विशेषज्ञ हैं, तो मूर्तियों के बारे में हम बहुत कुछ आज सीखेंगे उनसे बातचीत के द्वारा, उनके प्रेजेंटेशंस के द्वारा। और साथ ही इस सब को हम कैसे और बेहतर शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पिछले 96 दिनों में जिस तरह से आप सबने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग दिया, हमें स्नेह दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ये यात्रा निरंतर जारी है। जैसा कि मैं हमेशा आप सबको कहता आया हूँ कि ये देश का एकमात्र शो है जो सरकारी शिक्षकों का है, सरकारी शिक्षकों का असरकारी शो है, द टीचर शो। और आपने देखा पिछले 96 एपिसोड्स में ऐसे ऐसे जबरदस्त शिक्षक इस कार्यक्रम में आए कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने महान कलाकार, गायक, वादक, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, कथाकार, उपन्यासकार, ऑलराउंडर, तमाम तरह के शिक्षक हैं। इतनी वैरायटी, इतनी क्वालिटी थी कि हम गदगद हैं। और इन 96 दिनों में हम भी बहुत विश्व हैं, हम भी बड़े धनी हुए हैं ज्ञान के मामले में, अनुभव के मामले में। इतने लोगों से हमने सीखा है। तो आज हम एक नए साथी के साथ हैं जो दिल्ली से, मैंने आपको बताया, सुरेश जी। और साथ में रोज की तरह हमारे साथ इस शो में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं गिरीशन जोशी जी, दिल्ली से लाइव हैं। और उनके साथ श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, जो बहुगुणी हैं और टीचर शो में मेरे साथ कोहोस्ट भी रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। नमस्कार बहुगुणा जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सर? सुरेश जी अच्छे हैं? जी बढ़िया सर। आपका स्वागत है सर द टीचर शो में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप 97वें मेहमान हैं हमारे। और देश के लगभग 15 से 16 राज्यों के शिक्षक अभी तक इस शो में प्रतिभाग कर चुके हैं। और एक से एक प्रतिभा के धनी शिक्षक हैं आप ही की तरह। तो आपके पास एक नई कला है, नई स्किल है, मूर्ति कला, जिसके बारे में बात करता मैं बहुत करता हूँ। मूर्तिकारों से बड़ा डर लगता है कि हमारी मूर्ति ने बना दे माला डालने के लिए। ठीक है सर। जी। तो सर ये आप मूर्ति कला की, और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। आपका बचपन की यात्रा, और खासकर उस पड़ाव को हम ज्यादा जानना चाहेंगे जहाँ से आप मूर्ति कला की ओर मुड़ गए। नहीं तो आप कुछ और भी हो सकते थे। जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे शो में बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जहां तक देवकी जी ने पूछा है कि मेरा मूर्ति कला की तरफ रुझान कैसे हुआ, जन्म नरेला में हुआ है, दिल्ली गांव में। और मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है हरियाणा के गांव से है। मुरथल एक गांव है, उससे मेरा जुड़ा हुआ है। मुरथल के पास मलकपुर ताजपुर गांव है एक, मेरा उससे जुड़ा हुआ है सर। बैकग्राउंड उससे जुड़ा हुआ है। पिता और हमारी खेती बाड़ी सब वहीं पे है, अभी भी है। और हम अक्सर गांव में जाते रहते हैं। तो मेरा मूर्ति कला से जुड़ाव ये है कि जब हम शिक्षा ले रहे थे, स्कूली शिक्षा ले रहे थे, तो मेरा 8वीं क्लास में मुझे कुछ ड्राइंग वगैरह बनाने का मौका मिला, जो टीचर ने काफी अप्रिशिएट किया। मेरे जो भी टीचर पढ़ाने वाले थे उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। मुझे बार बार वो याद भी आते हैं सर जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। और उन्हीं के कहने पे मैंने 9th-10th तक सब पढ़ा। फिर पेंटिंग सब्जेक्ट, उसके बाद मैं 12वीं करने के बाद अपने पिताजी के कहने के अनुसार मैंने एक ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग में एक एडमिशन लिया। मुझे पार्ट टाइम भारतीय विद्या भवन जो स्कूल है उसके पार्ट टाइम कॉलेज चलते हैं, तो एक डिप्लोमा कोर्स में मैंने एडमिशन लिया, 4 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ड्राइंग टीचर। वहां पे मेरा सौभाग्य रहा कि वहां पे मुझे देश के प्रतिष्ठित जो है मूर्तिकार श्री NS राणा जी, जो मेरे गुरु हैं, और मैंने उनसे मूर्ति कला सीखी है।
तो उन्होंने मुझे आकर्षित किया। तो काफी, जब मैं वहां पे एडमिशन मैंने लिया, मुझे उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरा पार्ट टाइम में कॉलेज था, तो मैं दिन में एक ITI मैंने ज्वाइन किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का। कई बार मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती थी तो मैं कॉलेज ही आ जाता था शाम को। तो वो अक्सर जो NS राणा जी है मेरे गुरु, वो वहां पे काम करते रहते थे, क्योंकि वो सुबह स्कूल में पढ़ाते थे और शाम को कॉलेज की क्लासें लेते थे, हमारे स्कल्पचर की क्लासें। जब मैं उनको काम करते हुए देखता था, कभी वो वैक्स में काम करते थे, कभी मेटल में, कभी मिट्टी में, और कभी स्टोन में, तो मैं उन्हें बैठा बैठा वहां देखता रहता था। और काफी सारे जो देश भर के कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, पेंटर हैं, वो राणा जी के पास में आते रहते थे और बातचीत करते रहते थे, क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्किल है काफी अच्छा था। और हमें, हमारा भी सौभाग्य है कि उस दौरान हमें काफी सारे कलाकारों से मिलने का मौका मिला, एक कॉलेज लाइफ में जो बड़े बड़े कलाकार थे। तो उनकी जो बातचीत होती थी हमारे गुरुजी की, राणा सर की और उन लोगों की, तो वो मैं अक्सर सुनता था। धीरे धीरे मैं उन्हें जब देखता रहता था, सर मुझे भी कोई काम बताइए, मैं वहां स्केचिंग करता रहता था उनके रूम में बैठ के, और वो मुझे गाइड भी करते थे। तो धीरे धीरे जब मैं काम करता था, कोई नहीं होता था, उनका लो क्ले ले लो, चलो क्ले में काम कर। तो उस सबसे पहले मैंने क्ले में काम श्री NS राणा जी के कहने पे मैंने किया, और धीरे धीरे वो जो एनवायरमेंट है और जो सर की बातें हैं, वो सर का काम करने का तरीका है, वो मेरे जहन में अंदर चला गया, और मैंने दिमाग में वो घुस गया। 3D जो एक काम करने का तरीका है, जो एक पेंटिंग की क्लासें भी हमारी होती थी, लेकिन मुझे जो अट्रैक्ट किया वो राणा सर जी के काम ने अट्रैक्ट किया। और वो धनराज भक्त जो हैं, एक हमारे ओल्ड मास्टर्स हैं, भारतीय ओल्ड मास्टर्स हैं, उनका काम भी मुझे बहुत पसंद था। और हमारे राणा जी भी, राणा सर भी हमें वो उनको गुरु मानते थे, एक तरीके से उनके कार्य को सराहते थे, उनका काम को अग्रणीय रखते थे वो। तो उनके कुछ स्कल्पचर्स के फोटोग्राफ भी उन्होंने अपनी बैकग्राउंड में लगाए हुए थे, तो मैं अक्सर उन्हें देखता रहता था। जो भी काम सर करते थे, मैं उन्हें कहता था, सर मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे समझा, मुझे जाना, और धीरे धीरे वो अपना काम मुझे देने लगे करने के लिए, क्योंकि पहले तो हर कोई एकदम काम नहीं देता है, कहीं खराब ना हो जाए, हमें भी डर लगता है कहीं खराब ना कर दें, क्योंकि काफी सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं स्कल्पचर्स के अंदर जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मैं अक्सर सर को देखता रहता था कि वो टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से फिर उन्होंने मुझे पहले क्ले मॉडलिंग की तरफ रुझान किया, धीरे धीरे मैंने वो किया। तो मेरी एक जिज्ञासा थी, सर को सेरेमिक बहुत अच्छा आता था, और वो सेरेमिक स्कूल में टेराकोटा और सेरेमिक भी करते थे। तो स्कूल में कुछ भट्ठी लगी, तो मेरा भी एक जिज्ञासा हुई कि ये कैसे लगती है सर, मुझे भी बताइए, टेराकोटा कैसे होता है, सेरेमिक कैसे होता है। तो उन्होंने प्रोसेस को मुझे बताया, मेरे सामने किया, और कुछ भट्ठी जलाने का जो काम है वो मुझे सौंपा गया कि चलो तुम भट्ठी जलाओ। तो हम कई घंटे तक शाम कॉलेज स्कूल में ही भट्ठी जलाते थे, सर के रूम के बैक साइड में ही सर ने एक छोटी सी भट्ठी बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाई हुई थी। ये मैं सरप्राइज था कि स्कूल में एक भट्ठी बन सकती है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो लेकिन सर को बड़ी इच्छा रहती थी कि बच्चों को फाइनल वर्क दिखाया जाए, कि मिट्टी में बनाने के बाद उन्हें टेराकोटा कैसे करते हैं, उन्हें ग्लेज कैसे करते हैं। तो वो ग्लेज भी मैंने सर से वहीं सीखा। और मेरा सौभाग्य है, जो सर के पिता थे वो भी एक बहुत बड़े मतलब मेटल कास्टिंग वाले व्यक्ति थे, मेटल कास्टर थे बहुत बड़े। तो मेरे को उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं उनके सर के घर पे भी जाके मैंने देखा, क्योंकि मुझे मौका मिला, कई बार सर की एग्जीबिशन होती थी तो मैं सर के घर पे भी चला जाता था। तो वहां पे उनके पिताजी थे, वो अक्सर भट्टी जलाते थे सेरेमिक की और मेटल कास्टिंग। तो वो भी मैंने एक ट्रेडिशनल तरीका, एक छोटी सी जगह में किस तरीके से भट्टी लगाते हैं, कैसे जलाते हैं, कैसे टेम्परेचर देते हैं, वो अक्सर मुझे समझाते रहते थे एक बच्चे की तरह। और मैं बड़े ही श्रद्धा से उन्हें सुनता था, और वो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने क्या क्या मुझे सिखाया। उसी के बलबूते आज हम यहाँ पे हैं। और राणा ने जो स्कूल में हमें दिया, स्कूल टाइम में और कॉलेज में जैसे ही हमने एडमिशन लिया, तो जो टाइम होता था कई घंटे का, उस दौरान हम भट्टी जलाते थे या कुछ भी काम करते थे,
वेल्डिंग स्कल्पचर भी सर वहां पे बनाते थे। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी मीडियम से मेरे को परिचय कराया राणा सर ने। क्ले मॉडलिंग, स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग, वुड कार्विंग और वेल्डिंग, इन सभी मीडियम से परिचय कराया और इन मीडियम्स के बारे में मुझे बताया कि इनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, किस मीडियम में हम कहाँ तक काम कर सकते हैं और किस अप्रोच तक कर सकते हैं। हर मीडियम की लिमिटेशन है, क्योंकि जैसे स्टोन में सॉलिडिटी है, तो वो सॉलिड फॉर्म है, स्टोन जो है ऑलरेडी सॉलिड है, तो उसमें एक सॉलिड तरीके से काम होने चाहिए। जैसे मेटल है, मेटल डेलिकेट एक चीज है, तो मेटल में हम बारीकी से बारीक काम भी हम कर सकते हैं, बड़े अच्छे से कर सकते हैं, बारीक से कुछ भी हम उसमें कार्विंग कर सकते हैं, माइन्यूट काम कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि मेरा भी रुझान जो है छोटा छोटा काम करने में है, डिटेलिंग काम करने में है, जो बड़ी आसानी से वैक्स में हो जाता है। तो मेटल में काम करने का मेरा सबसे पसंदीदा मीडियम मेटल ही है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेटल करते थे, तो मेरा अपने आप ही रुझान पता नहीं कैसे जाने अनजाने में मेरा मेटल कास्टिंग चला गया। और आज की डेट में भी मेरा जो मेन फोकस मेटल कास्टिंग पे है, उसके बाद स्टोन कार्विंग है। अब तो फाइबर ग्लास भी आ गया, थोड़ा सस्ता मीडियम है, क्योंकि मेटल हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम उसको फाइबर में भी करके देते हैं। और वुड कार्विंग तो है, वो कम इस्तेमाल हो किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम काम मेरा मेटल कास्टिंग में है। उसके बाद स्टोन, कॉलेज टाइम में भी हमने स्टोन काफी सीखा है। तो जब मैंने राणा सर जी के पास में काम किया, उन्होंने देखा कि इस बच्चे का रुझान काफी अच्छा है स्कल्पचर में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि, क्योंकि मैं तो डिप्लोमा कोर्स कर रहा था वहां पे पार्ट टाइम में, मुझे जो फाट के बारे में नहीं पता था, आर्ट कॉलेज के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं। जब धीरे धीरे सर ने मुझे समझा, तो सर ने कहा कि जा तू एडमिशन ले ले कॉलेज ऑफ आर्ट में, और फॉर्म निकले हुए हैं और फॉर्म भर दे। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं मालूम है उसके बारे में। कह रहे मैं बता रहा हूँ, तुम यहाँ से जाइए। उन्होंने रास्ता बताया कि वहां से जाके फॉर्म लेके आइए और आप। तो तब मुझे 2 साल हुए थे भारतीय विद्यावन में पढ़ते हुए। तो उन्होंने मुझे तीसरे साल मुझे गाइड किया कि जाओ अब तुम तैयार हो। उन्होंने मेरी मॉडलिंग देखी, मॉडलिंग की उन्होंने काफी मेरी प्रैक्टिस करवाई। 2 साल तक काफी मैंने काम किया सर के साथ। तो जब काम किया तो सर ने कहा अब एडमिशन लेना चाहिए आपको बड़े कॉलेज में, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशंस है सिखाने की डिप्लोमा कोर्स में, और वहां तुम लार्ज स्केल पे अपना काम कर सकते हो, और काफी अच्छे टीचर से, काफी अच्छे प्रोफेसर से और फेमस स्कल्पटरों से आप वहां पे काम सीख सकते हैं। क्योंकि सर भी पार्ट टाइम में, कभी कभी उनकी क्लास होती थी दिन में, तो वो वहां पढ़ाने जाते थे कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो इसलिए सर वहां पे सेरेमिक की क्लासें लेते थे। तो मैंने वहां पे फॉर्म लिया, फॉर्म को भरा, और लकीली मेरा वहां पे अच्छा रैंक आया। मेरा फर्स्ट रैंक था वहां पे कॉलेज ऑफ आर्ट में, स्कल्पचर फील्ड में मैंने भरा। क्योंकि सबने मुझे बोला कि आपने स्कल्पचर ही क्यों चुना। मैंने कहा मेरा जो पसंद कह रहा है इसमें मेहनत बहुत है, सब कुछ है। मैंने कहा कुछ भी है, लेकिन मेरा पसंदीदा मीडियम, मुझे लगता है कि अब मुझे पता चला है कि मैं इसी फील्ड के लिए बना हूं और इसी फील्ड में मैं काम करूं। ये मेरे गुरु की गाइडेंस रही। और मेरे, क्योंकि मुझे काफी समय बाद पता चला अपने पिता की डायरी से जब मैं सफाई कर रहा था, कि मेरे पिता भी सेरेमिक और मूर्ति कला के बारे में काफी कुछ उन्होंने लिखा हुआ था, और उनका रुझान जो है वो सेरेमिक में था। ये मुझे काफी समय बाद पता चला जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब मैं कुछ किताबें, रैक थोड़ा सा सफाई कर रहा था, तो एक उनकी छोटी सी डायरी मुझे प्राप्त हुई। क्योंकि मेरे पिता संस्कृत और हिंदी के टीचर रहे हैं, और वो अक्सर अपनी जीवनी लिखते रहते थे, अपने बारे में लिखते रहते थे। तो उनकी डायरी से पता चला कि मेरे पिता को भी इस चीज में नॉलेज है। तब मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने मुझे क्यों इस तरफ भेजा है, मुझे उन्होंने क्यों गाइड किया कि बेटा जाओ आप एक ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए। तो मेरे पिता के मन में कहीं ना कहीं वो एक कोने में जगह थी आर्ट के लिए, कला शिक्षा के लिए, एक मूर्ति कला के लिए, जो मुझे प्राप्त हुई। और मुझे लगता है कि वो ब्लड में थी हमारे, तभी मेरा रुझान गया। क्योंकि पिता का जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाए मूर्ति कला में। वो एक संस्कृत के और हिंदी के अध्यापक रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान काफी था। हमेशा मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया, हमेशा से प्रोत्साहित किया, जाओ बेटे काम करो, हर चीज की फ्रीडम दी।
मुझे घर से एकदम फ्री रखा अपने कामों के लिए कि जाओ बेटा तुम काम करो फिर फ्री होके, क्योंकि वो इस चीज को समझते थे कि एक कलाकार को अगर जब तक आप मेंटली आप फ्री नहीं रखेंगे तब तक वो क्रिएशन नहीं कर। तो मेरा इस प्रकार से मूर्तिकला में रुझान हुआ और मेरे गुरु और मेरे माता पिता का इसमें सहयोग रहा। और इसके बाद मैं जब कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरा हुआ तो मैं सर के लिए मिठाई लेके गया कि सर आपके आशीर्वाद से मेरा एडमिशन हुआ, तो इसके लिए धन्यवाद। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरा नाम हमेशा बना रहे, इस चीज का ध्यान रखें। और ईश्वर की कृपा है कि मैं आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ और आज भी उनसे ज्ञान लेता रहता हूँ अपने राणा सर से। और वहां मुझे और उनके भी गुरुओं से जो है शिक्षा मिली। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी कि जिनसे जिनसे मेरे गुरु ने सीखा काम, जिनसे मेरे गुरु ने काम सीखा, उन्हीं गुरुओं से भी मुझे शिक्षा लेने का एक मौका मिला। और वो विमान दास जी, श्री विमान दास जी जो पद्मश्री हैं और भारतवर्ष के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, और श्री एस वोहरा जी, श्री RS जी, ये मेरे 3 टीचर रहे हैं जो मुझे BFA में उन्होंने पढ़ाया और मास्टर डिग्री में पढ़ाया। और श्री NS राणा जी जो वहाँ पे पार्ट टाइम में क्लासें लेते थे। तो ये मेरे मूर्तिकला की कला यात्रा रही कॉलेज तक की। और मुझे काफी सारे उस समय में जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने भी काफी सहयोग किया हमें, क्योंकि जो बच्चे काम करते थे उन्होंने हमें छूट दी रात को भी काम करने के लिए। हम राजस्थान से ट्रक लेके आते थे स्टोन के और रात भर कार्विंग करते थे। और कार्विंग पूरे के पूरे ट्रक हम खत्म कर देते थे, 2-3 ट्रक हर साल हम स्टोन कार्विंग करते थे। तो स्टोन कार्विंग हमने पढ़ाई के दौरान खूब स्टोन कार्विंग किया, मतलब मन भर के स्टोन कार्विंग किया। लेकिन मुझे फाइनल ईयर BFA में मौका मिला मुझे मेटल में काम करने का। मेरा पहला स्कल्पचर 3rd ईयर के लास्ट में मुझे एक मौका मिला, सॉरी फाइनल ईयर के लास्ट में, जो कि कॉलेज से हमें मटेरियल मिलता था। और मैंने पहला स्कल्पचर बनाया, बड़े मन से बनाया क्योंकि मेरे लिए एक नया मीडियम था उसको, और खुद का पहला स्कल्पचर मेटल में है तो एक जिज्ञासा भी रहती है कि कैसा रिजल्ट रहेगा। तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें सीखा, भट्ठी लगाने से लेके और कास्टिंग तक। तो वो फिनिश किया, कैसे उसे फिनिश करते हैं, कैसे उसके पॉलिश करते हैं, कैसे उसको पैतीना करते हैं, ये सब सीखा हमने वहाँ पे। और हमारी एक एनुअल एग्जीबिशन होती थी सर कॉलेज ऑफ आर्ट की फाइनल ईयर की, उसमें जब हम काम कर रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल OP शर्मा जी आए और उन्होंने कहा ये स्कल्पचर किसका है। तो मैंने कहा सर मेरा है। कह रहा ये स्कल्पचर हम हमारे लिए रखिए आप, हम कॉलेज की कलेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मेरा पहला स्कल्पचर और कॉलेज की कलेक्शन में जा रहा है, उससे मुझे पैसे मिले। उन पैसों से मैं गदगद हुआ और मैंने और मटेरियल लेके और काम किया सर। फिर मैंने MFA में एडमिशन लिया, MFA में मेरे एक स्कल्पचर कॉलेज ने खरीदा, मेरे को एक बूस्टअप मिला, मेरे को एक सांत्वना मिली कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये मुझे एक रास्ता मिला। और एक काम करने का मेरा जो स्टाइल बना वो मेरा MFA फाइनल ईयर में पहला स्कल्पचर मैंने बनाया कि मेरा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हमारे फाइनल ईयर में टूर जाता है सर कॉलेज का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, तो कंपलसरी टूर होता है ये। तो मुझे जो मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले राजस्थान के आसपास के, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया और मैंने उन्हीं को बेस बना के आगे काफी सारे काम किए। मैंने एक मैसेज देने का प्रयास किया उसमें आम पब्लिक को कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनको आप सेव कीजिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उन्हें आप डिस्ट्रॉय ना करें, उन्हें आप सेव करें। मैंने काफी सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं जो एक स्लाइड के माध्यम से बीच में आपको दिखाएंगे भी, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि बीच में हम दिखाएंगे भी कुछ काम मैंने ऐसे किए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हर कलाकार के जीवन पे जब एक पीरियड होता है, कोई भी पीरियड है, तो उसमें प्रभाव जरूर छोड़ता है, क्योंकि उसका प्रभाव जरूर रहता है, प्रेजेंट टाइम का जरूर प्रभाव रहता है, उससे प्रभावित होकर कुछ ना कुछ वो अपने आर्ट वर्क में या कैसे भी करता है। ये सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि मास्टर्स का काम भी हम देख लें,
जब आजादी की लड़ाई थी तब उस टाइम के जो पेंटिंग स्कल्पचर हमारे हैं उसमें थोड़ा प्रभाव है। तो आज एक संपन्न देश है हमारा, आजाद देश है, तो आज के टाइम में कलाकारों पे जो खुशहाली के प्रभाव है वो उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मेरा एक मानना है कि कोई भी कलाकार जो भी काम करता है, मेरा एक स्टूडेंट से या सबसे आग्रह रहता है कि हम ऐसा काम करें जो पूरे विश्व में एक भारतीय खुशबू के साथ में प्रेजेंट कर सके आप। क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आप उसमें यूज करें, कोई भी प्रभाव ना रहे, कुछ भी हम बनाएं, जैसे अगर 100 कंट्रियों के काम वहां पे प्रस्तुत किए हुए हैं, तो भारतीय काम को देख के ये लगना चाहिए कि उसकी खुशबू से, उसके कल्चर से, कि ये काम इंडिया से आया। तो एक पहचान ऐसी हमारी होनी चाहिए और इस तरीके के काम हर कलाकार को करने चाहिए जिससे देश का भी नाम रोशन हो और खुद का भी। तो ये मेरी एक स्कल्पचर से जुड़ने की कहानी है सर, जो मैंने आपको बताई। और आप कोई भी चीज मेरे से बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरवेद जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत संक्षिप्त में अपनी विस्तृत जानकारी दी। मैं एक जब पहली बार मेरे पास आपका नाम आया तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था कि आप साउथ इंडिया से हैं कि नॉर्थ इंडिया से हैं। क्योंकि नाम आपका मैंने पहली बार सुना, इस तरह का नाम जो है ये मेरे पिता द्वारा रखा गया सर। और मेरे पिता हिंदी और संस्कृत के काफी विद्वान व्यक्ति रहे हैं और उनका हमेशा से जनरल नाम रखने का नहीं था, क्योंकि वो क्रिएटिव नाम रखना चाहते थे। तो उन्होंने असुर वेद VEDH या धा, वध करने वाला, राक्षसों का वध करने वाला, बुराइयों का नाश करने वाला, ये मेरे नाम का मीनिंग है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा आर्टिस्टिक नाम भी है, आर्टिस्टिक भी है। और ये गूगल में एक ही नाम है सर, बस। क्या ये बात है, वर्ल्ड वाइड एक ही नाम है सर गूगल में, मेरे अलावा और किसी का नाम नहीं है सर। वाह, आप इस करेंगे तो एक सिंगल नाम है सर, बस। ये भी हो जाएंगे। इस शो के बाद आप आएंगे, बहुत सारे लोग इस नाम को रखेंगे। सर जी सर। चलिए सर, आपके पिताजी को प्रणाम और उनको सलाम हमारा कि उन्होंने आपको इतना अच्छा कलाकार बनने की आजादी दी, इतना खूबसूरत आपका नाम रखा, और जो वो करना चाहते थे आपके माध्यम से आज वो देख पा रहे होंगे। और आपके गुरुजनों को प्रणाम, खासकर जिनका आपने नाम लिया अभी, तो मुझे लग रहा है वो इस वक्त देख भी रहे होंगे लाइव, अगर तो उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा कि हमारा स्टूडेंट, हमारा सिखाया हुआ है एक छात्र जो है एक लाइव नेशनल शो में अपनी बात रख रहा है कला को लेकर के। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर असुरवेद जी। 2-3 सवाल हमारे पास आए हैं, हम उस पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। पहला सवाल आप बारी बारी से जवाब दीजिएगा। पहला सवाल दिनेश चंद पाठक जी का हम लेते हैं, जो संगीत के शिक्षक हैं और कल हमारे मेहमान होंगे। दिनेश चंद पाठक जी जयहरीखाल पौड़ी उत्तराखंड से, आप संगीत के शिक्षक। कृपया संगीत विषय से संबद्ध कुछ प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तियों पर भी जानकारी दीजिएगा। जी सर, अगर आप पुराने हमारे मंदिर से अगर आप देखें, हमारे टेम्पल्स जितने भी हैं, प्राचीन मंदिर, जैसे देवी देवताओं के भी काफी सारे हमारे को मूर्तियां मिलती हैं, तो सब किसी ना किसी वाद्य यंत्र से ही जुड़े हुए हैं। और उनसे प्रभावित होके बहुत सारी कला जो है वो मंदिरों के माध्यम से आम आदमी को देखने को मिल जाती है। आप साउथ के कितने सारे टेम्पल्स हैं, आप जाके देख सकते हैं सर। बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं, जैसे नटराज ही आप ले लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण है सर। नटराज जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है सर एक स्कल्पचर का, आप देखिए, क्योंकि उसकी जो फॉर्म है। जी सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुरवेद जी। पूरे विश्व में शायद एकमात्र मंदिर है चिदम्बरम में जहाँ के गर्भगृह में नटराज की मूर्ति है। नहीं तो शिव के मंदिर में लिंग को स्थापित किया जाता है। वो एक मूर्ति ऐसी है जो संगीत को समर्पित है, नृत्य को समर्पित है, और जितनी भी भरतनाट्यम डांसर स्पेशली जितनी भी नृत्यांगनाएं इस मंदिर में जाती हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। दूसरी जो से संबंधित मेरे को बात याद आ रही है दिनेश चंद पाठक जी की बात। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर की जो सीलिंग है, मैं छत नहीं कह रहा, सीलिंग गर्भगृह के उसमें चारों किस्म के वाद्यों को
गया है मूर्ति के चारों। जी, जी। हमारे अपने शास्त्रों में पढ़ा कि 4 उसके वाद्य होते हैं। जी, जी, जी। क्या कहते हैं, अवनद्य, सुशिर, सुशिर, अवनद्य, घन, एक वाद्य और है शायद, कंतु वाद्य। तो वो चारों किस्म के तत्वाद्य, जी। वाद्य, वो चारों के चारों जो है वो मुक्तेश्वर की सीलिंग में है। लेकिन जी, जी। संगीत की समझ को बढ़ाने के लिए जी। एक मूर्ति जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो ग्वालियर जी। में मिली। उस ग्वालियर जी। में वो देवी जो है वो एक सरोदनुमा इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं, लेकिन जी। उसमें जो तार है, उसमें जी। तार जो है कि तारों की गणना करके ये कहा गया कि इस समय राग उपलब्ध था या नहीं था। तो मूर्ति जी। जो है, क्योंकि वहाँ पर शास्त्र लिखा हुआ जो था वो तो गया जी, जी। उस मूर्ति के हिसाब से एक सिद्धांत बना कि इस समय में इस मूर्ति में इतने तार हैं, इस वाद्य में, क्या इसमें इस राग को बजाया जा सकता था या नहीं बजाया जा सकता। तो मूर्ति जो है अपने आप में बहुत बड़ा विशाल, ये कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे पास उपलब्ध साधन है किसी भी कला को, संगीत की कला को समझने के लिए। जी, 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 जी। आपको आपकी बात सुन के परसों की बात याद आई। परसों वैसे हमारे देश की बुद्धन, मेरे को लगता है संगीत केवल संस्कृत की इतनी सेवा की, हमने कल भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। आपने भी नाम सुना होगा, डॉक्टर जी, जी। कपिला से। जी, जी, उनका कपिला वात्स्यप का भी निधन हुआ है सर, अभी 2 दिन पहले ही। हाँ, तो उसी जी। दिन बिल गेट्स के फादर का भी निधन हुआ अमेरिका में। और जी, बिल जी। गेट्स को श्रद्धांजलि अर्पित की अपने पिताजी को। जो क्वालिटी आप अपने पिताजी की बता रहे थे वही जी। के पिताजी में थी। उन्होंने जी, जितना जी। सपोर्ट किया बिल गेट्स का, वो वैसा हाँ ही जी, हाँ जी। सपोर्ट आपको मिला। और आप उस जी। वातावरण में भारतीय कला, भारतीय विद्या भवन में थे, वहां से ज्यादा जी, दूर जी। नहीं है संगीत का जी, जी। अकादमी। आपने जी, इतने जी, साल जी। की सारे जी, जी, गुरुओं का कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मिलना वो लाजमी था कि आप एक अच्छे कलाकार बनते और आप बने। जी, जी। इसमें जो आपका एक विचार था कि आपको मेटल ने प्रभावित किया, मैं जानना ही चाहता था कि आपको क्ले ने मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न करूंगा जो इस हमने बहुत 97 बहसों में बार बार उस प्रश्न को आया, उसकी भी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जी। क्ले ने आपको प्रभावित नहीं किया? क्ले ने नहीं, क्ले का तो सर एक मेन बेसिक जो है क्ले है सर हमारा। क्ले क्ले से ज्यादा जो मीडियम की अगर हम बात करें तो जो उम्र है वो हमारी उसकी मेटल की वो ज्यादा है सर। वो ज्यादा है, वो तो निश्चित रूप वो से ज्यादा है सर मेटल की हमारी। अब हमारी प्राचीन मूर्तियां आप देख लीजिए सर। आप टेराकोटा में, ऐसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में काफी सारे टेराकोटा के हमें काफी सारे सील्स वगैरह मिले हैं, टेराकोटा मिले हैं, लेकिन सर उनको संभाल के रखना। और जो एक मेटल की जो मूर्ति नटराज की, या हमें डांसिंग की एक फॉर्म मिली थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, अगर आप परिचित चीजों से, तो वो मेटल की ऐसे की मूर्तियां थी, वो छोटी छोटी, वो कभी सर डैमेज नहीं होती और उसपे जो वेदर का इतना ज्यादा इफेक्ट ज्यादा नहीं होता सर, वो उल्टा रीच हो जाती है। जितना पुराना मेटल होगा सर उतना ही वो रीच होगा सर। जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं वो नर्तकी की मूर्ति कही जाती है, छोटी सी मूर्ति है कांसे की। हाँ जी, हाँ जी, कांसे की मूर्ति। और नंबर ऑफ इयर्स वो केवल एकमात्र मूर्ति थी कांसे की हुई। लेकिन आज से 15 साल पहले पाकिस्तान के मेहराबगढ़ में एक मूर्ति कांसे की और मिली। हमारे यहाँ नर्तकी, लेकिन वहां नर्तक या वहां एक सिपाही की वहां पे मूर्ति मिली जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ आदमी है, वो भी मिली। लेकिन चर्चा की लगा एक स्कल्पचर है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि सर ये अगर स्कूली शिक्षा में देखा जाए, मेरा एक सुझाव है, क्योंकि आप सीसीआरटी से जुड़े हैं जहां पे शिक्षकों को काफी सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जी, काफी समय से दी जा रही हैं सर, बरसों से हम भी देख रहे हैं। काफी सारे प्रोग्राम्स होते थे, एक महीने के सेमिनार्स भी मतलब रहे हैं, जैसे उदयपुर वगैरह में आपके काफी चलते रहते थे सर सेमिनार्स वगैरह। तो मेरी भी जिज्ञासा रहती थी सर उनको जानने में। मैं काफी सेमिनार्स में सर, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन भी मैं रहा हूँ और मैंने काफी विषयों में बोला है। और मैंने एनसीईआरटी में जो पवन सुधीर जी हैं उनके माध्यम से एक शिक्षकों के लिए, दिल्ली के कला शिक्षकों के लिए एक मूर्ति कला की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी सर हमने।
जो हमारी ट्रेडिशनल है सर, डोगरा कास्टिंग हम्म, मेटल की, तो वहाँ पे फाउंड्री भी है सर, अगर आपको पता हो तो एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि वो सिखाते थे सर वहाँ पे, मेटल कास्टिंग सिखाते थे। ये मुझे भी नहीं मालूम था सर, लेकिन जब हमने वर्कशॉप किया, लेकिन जब हमने वर्कशॉप वहाँ किया तो तब हमने वो सारी चीजें देखी सर वहाँ पे। और बहुत बड़ी फाउंड्री है सर वहाँ पे, मैं तो सरप्राइज था कि इतनी अच्छी अच्छी भट्टियां बनी हुई है यहाँ पे एनसीईआरटी में सर। डॉक्टर हाँ पवन जी, सुधीर जी, डॉक्टर उनके उनके जो सहयोगी हैं डॉक्टर ज्योत्सना तिवारी, उनके जो उनसे पहले जो रहे वो सब कला जी, के प्रति उतने ही समर्पित थे, जी उतने ही जी जी समर्पित हाँ, थे। जी और जी यही जो आप भट्टी की बात कर रहे थे, ये ललित कला अकादमी में भी लगी, आपके रविंद्र भवन में भी लगी हुई हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी जी, जी 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 वहाँ जी जी लगी है सर। लेकिन मुझे मुझे जो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो अच्छा लगा सर, मुझे गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एनसीईआरटी में ऐसा प्रोविजन है सर, और हमने वो करीब 50 टीचर्स को सर हमने ट्रेन किया वहां पे, वाह, और बहुत डोगरा कास्टिंग के जो ट्रेडिशनल जो कास्टर हैं उनको बुलाया था सर उधर। जी, और जो टीचर्स ने काम किया तो वो बड़ा बहुत ही अच्छा काम सर वहां पे हुआ। वो आज भी वहां पे सुरक्षित है और रखा हुआ है एनसीईआरटी में, और बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई, काफी सारे दूर दूर से लोग देखने के लिए आए, और फर्स्ट टाइम ऐसी ऑर्गेनाइज हुई थी सर स्कल्पचर की वर्कशॉप एनसीईआरटी के अंदर सर, मतलब नेशनल लेवल पे सर, नेशनल लेवल वर्कशॉप थी सर, उसमें दिल्ली के काफी सारे कलाकार थे, लेकिन टीचर ही थे सभी, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। तो मुझे लगता मुझे कुछ और मुझे कल्चर उन्होंने, सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उसका रिसोर्स पर्सन था सर उस टाइम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और काफी सारे लोगों को हमने जोड़ा सर, क्योंकि मेरा एक सोचना है सर कि स्कूली शिक्षा में मूर्ति कला बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सर। मैं तो ये समझता हूँ कि पेंटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्ले है, क्योंकि जब बच्चा, मेरा आज भी सर सबसे आग्रह रहता है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो ललित कला अकेडमी है, चाहे सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है, या कोई भी है, या एससीईआरटी भी है दिल्ली की जो है सर, और सीसीईआरटी की भी आग्रह मेरा रहा है कि भी मूर्ति कला का सब्जेक्ट स्कूलों में आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन है, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये मूर्ति कला बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्ले जो है 16 तत्व क्ले में होते हैं सर, जो हमारी बॉडी में रहते हैं, सेम मैच होता है सर। ये जब बच्चा उसको फील करता है मिट्टी को, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं सर, मिट्टी में चले जाएंगे, और मिट्टी में हम बचपन से ही आकर्षित रहते हैं। आप देखें बचपन में गांव में मिट्टी में जरूर बच्चा भागने की कोशिश करता है, आज भी आप अपने बच्चे को छोड़ दें तो वो मिट्टी की तरफ आकर्षित होगा और चला जाएगा सर। लेकिन हम मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं सर अभी। वो दूरी जो है वो खत्म होनी चाहिए। स्कूलों में अगर क्ले मॉडलिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों की एक विडंबना है सर कि इसमें मेरा आपके प्रोग्राम के माध्यम से जोशी जी, मेरा एक निवेदन है कि कभी सरकार से या मौका मिले तो इस सब्जेक्ट को आप जरूर उठाइए, क्योंकि ये बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ सर, और उनकी बीमारियां बॉडी की सर स्ट्रक्चर दूर करता है सर, मिट्टी दूर करती है सर, क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है उससे सर, पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। जब वो गुस्सा होता है तो मिट्टी को ऐसे करता है सर, उसमें भी एक फॉर्म नजर आ जाती है, तो कुछ ना कुछ उसमें बना हुआ नजर आता है सर। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने फील किया है सर। जी सर प्लीज। नहीं, कुछ बहुगुणा जी पूछना चाहते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा। बहुगुणा जी कुछ पूछना चाहते हैं? आपका डायलॉग चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पहले आप उसमें रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात की सुरदेव जी कि 16 तत्व शरीर के अंदर होते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में अनीता जी आई थी, अनीता तंवर जी कल, और कल हमारी थोड़ी सी में चर्चा हो रही थी, बल्कि एक उससे पहले के प्रोग्राम में बड़े टीचर इच्छुक थे कि बताइए जी साइंस और मैथमेटिक्स के साथ आर्ट को कैसे जोड़ा जाता है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि हम आर्ट को जोड़ने की कोशिश क्यों करें, मैथमेटिक्स को साइंस को लगना चाहिए आर्ट के साथ जुड़े, न कि आर्ट जाना चाहिए साइंस के पास। मैंने ये कहा कि जब एक जो आप पॉटरी की बात कर रहे हैं कि मिट्टी क्ले होनी चाहिए, हम अपने आपने देखा होगा सीसीईआरटी के प्रोग्राम्स में पॉटरी जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल यस होती है सर, बिल्कुल होती है सर पॉटरी। अच्छा, वो क्या होता है कि पॉटरी करते करते आपके दोनों हाथ कुम्हार के चाक पर हैं, और कुम्हार मिट्टी बनाते सर फील जी जी, और वो अंगूठा जी, ये मेरा आप अंगूठा देख रहे हैं, ये अंगूठा एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए यूं हो गया, ये मुड़ गया,
पॉट कभी जी, जी, भी जी, जी। अपना नहीं जी, लेगा, जी, फ्लैट शेप नहीं लेगा। जी, जी, माँ जब गर्भ में धारण करती है बच्चे जी, को, जी, जी, गर्भ में 1000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। जी, जी, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तो जी, बच्चा या मेंटली रिटार्टेड होगा जी, या जी, फिजिकली चैलेंज होगा। तो वही हाल जो है वो पोट्री यस, में, पोट्री यस, करते करते बनता है। बिल्कुल आपका हेड, हार्ट, हैंड्स और ऑल सिंक्राइज टुगेदर, और वो आपके जी, जो स्पैन है कंसंट्रेशन का उसको जी, बढ़ाता है। जी, बढ़ाता वो जो है, यस, बढ़ाता है तो यस। वही एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आंसर है कि कला जो है जी, 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 वो जी, जी, ध्यान को बढ़ाने का जो माध्यम है वो कला है। जी, 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 बिल्कुल सही सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही मैं सर। भगुणा जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। जी आ, सर। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है आपके, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, मैं ये पूछना चाहता था कि आपने, आपका जो मैं बायोडाटा पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी बढ़िया बात आपने लिखी है। आपने लिखा है जी, कि आप अपनी यात्रा, आपकी जो कला की यात्रा है उसको आप वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां आपके सामने ही आपकी जो कलाकृति है और जो दर्शक है उसके बीच में संवाद स्थापित हो सके, जी, 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 है जी, ना? तो ये डायलॉग बिटवीन व्यूअर एंड हिज स्कल्पचर ऑन योर जी, फेस, तो ये थोड़ा ये एक अच्छी अनोखी बात है मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। और इसके बारे में बताइए कि आप कैसा सोच रहे हैं इसके बारे में आगे जी, जी, जी। अपनी यात्रा सर के बारे मूर्तिकला में सबसे बड़ी बात है कि हम संवाद तो करते ही हैं सर, संवाद तो हम हर चीज से करते हैं, में? लेकिन एक सूर्य जी एक मूर्तिकला मिनट, जी सूर्य सर, जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जी सर, मुझे लग रहा है कि या तो कहीं बैकग्राउंड, हम 4 लोग इसमें स्क्रीन पर हैं, हम चारों के अगल बगल या तो पीछे से कहीं से आवाज आ रही है या किसी का माइक ऑन है, तो डिस्टरबेंस आ रहा है हमारे जो दर्शक है। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन दिनेश चंद जी, पाठक जी भी कह रहे हैं कि जो माइक में इको आवाज आ रही है। जो लोग बोल रहे हैं केवल वही माइक ऑन रखें तो आपकी आवाज की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है जी, कि अगर आपका माइक, अगर वो स्पीकर किसी का ऑन हो तो वो ऑफ कर लीजिएगा, और जो लोग जी, नहीं बोल रहे वो अपना म्यूट कर ले खुद को, तो वो ज्यादा बेहतर बेहतर क्वालिटी। रहेगा, बेहतर जी, रहेगा सर। अरुणा जी और जोशी सबसे अनुरोध है कि जब आप नहीं बोल रहे हो तो अपना माइक खुद म्यूट कर लीजिएगा सर। जी सर, बोलिए, आप बोलिए। जी सर। जी सर मूर्तिकला, जैसे हाँ मैंने कला शिक्षा में मूर्तिकला की बातचीत जी की अभी आपसे, ठीक है। तो मेरा एक मैसेज है, मैं पहले वो जो पहले बात जोशी जी के साथ पूरी थी उसके साथ मैं आपकी बात भी जोड़ना चाहूंगा सर, कि बच्चों को, जो मुझे लगता है, मेरा अनुभव रहा है, मैंने पेंटिंग भी पढ़ाया है बच्चों को, और पेंटिंग जब मैंने पढ़ाया तो, और क्ले मॉडलिंग भी मैंने उनको करवाया। जब मैंने क्ले मॉडलिंग कराया तो बच्चे ज्यादा रिलैक्स वहां पे नजर आए मुझे। उनकी जो बच्चे ज्यादा मतलब कहेंगे कि शरारती थे, या उनकी जो नेगेटिव नेगेटिव अप्रोच थी जो बच्चों की, कुछ बच्चे शरारत ज्यादा करते थे, बच्चों को छेड़ते थे, मारते थे, पीटते थे। तो मैं ये कहता था उनको आर्ट में भेजिए आप। हर टीचर उनको डांटता था या कुछ भी करता था, लेकिन जब मैंने देखा उनको आर्ट में, जब वो आए, ऐसे बच्चे क्रिएटिव बड़े होते हैं सर। तो ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव हुए तो उन्होंने क्रिएटिव काम बहुत अच्छा किया, स्कल्पचर बहुत अच्छा किया सर। वो बच्चे जो है सर दीवारों को खराब करते थे सर। तो मैंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना इनको दीवार पे पेंटिंग ही क्यों ना करा दी जाए। तो सर मैंने उन बच्चों को सबको जोड़ा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था सर, आपको पता है कि युवा प्रोग्राम चला था सर देश भर में, देश भर में एक युवा प्रोग्राम चला था सर। तो उस युवा प्रोग्राम में यही था कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उनको बाहर लाना। तो उस प्रोग्राम के तहत मैंने कुछ बच्चों को लिया जो सबसे अलग कर दिए गए थे स्कूल में, उनकी शरारतों की वजह से या किसी वजह से, और जो दीवारों को खराब करते थे या कुछ उल्टा सीधा लिख देते थे टॉयलेट के बाहर या पानी पीने वाली जगह में। तो सर सबसे पहले तो मैंने अपने रूम को पेंट किया सर, पेंटिंग के माध्यम से। उसके बाद मैंने सर स्कूल की दीवारों को पेंट किया सर, मेन वॉल को सर, बच्चों को लेके। और सर हमारे प्रिंसिपल ने भी उसका विरोध किया उस टाइम की, क्या करवा रहे हैं आप। लेकिन
जब मैंने वो काम किया, बच्चे साथ किया, तो रिजल्ट मिलने लगा सर, कलरफुल दिखने लगा सर बच्चों को। मैंने बच्चों को फ्रीडम दे दी सर पूरी, कि कुछ भी बनाइए आप, जो आपकी इच्छा है। और सर बड़ी बड़ी वॉल थी, करीब 30 फुट की वॉल थी सर, 40 फुट की वॉल थी। तो मैंने डेस्क वगैरह, टेबल वगैरह लगा के वो काम बच्चों से करवाया। और जो पानी पीने वाली जगह सर, सब जगह बच्चों को बोला कि जो आप फाइल में पेंटिंग बनाते हैं वो आप उस पर बना दीजिए, आपकी फाइल नहीं बनवानी हमने, आपकी फाइल ये दीवारी फाइल है आपकी। तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो बच्चे स्कूल टाइम से लेके और सर शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक उस पेंटिंग में लगे रहते थे सर। मतलब उनका जो पागलपन है सर, वो उसमें घुस गया सर। जो उनका क्रिएटिविटी है सर, वो खत्म हो गई एकदम, और वो क्रिएटिव लाइन पे आ गए सर। तो प्रिंसिपल साहब ने मेरे को कंप्लेंट किया कि भाई मैं इन बच्चों के लिए तो मुझे 7 बजे तक स्कूल में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप उनको घर भेज दीजिए। उनके पेरेंट्स भी आते थे वहां पे, तो वो कह रहे थे हम तो काम करेंगे यहाँ पे। तो सर उनको, प्रिंसिपल को घर भेजना मुश्किल हो गया सर, क्योंकि वो इतने उसमें डिवोटेड हो गए सर आर्ट में, कि वो घर जाने के लिए भी मतलब कोई उनको जल्दी नहीं थी। और प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आपने तो मुझे नया काम दे दिया इनकी चौकीदारी करने के लिए। मैंने कहा सर आपने मुझे ये बच्चे सौंपे हैं कि आप इनको ठीक कीजिए। और आज की डेट में सर वो बच्चे आर्ट कॉलेज में उनका एडमिशन है सर, बीएफए करके वो बाहर आ गए हैं। बढ़िया जी सर, बताएं सर। सर। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक। आपकी बात को मैं थोड़ा सा मजाकिया पुट में ले जाऊं जी सर। तो एक वक्त सीसीआरटी में एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी के एक सेमिनार में कर रहा था, और जिला शिक्षा अधिकारी लोग टीचर्स की कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारे अंडर में टीचर काम नहीं करते, या ये टीचर ऐसे। तो मैंने भी, जैसे आपने कहा ना, जो शरारती उदंड बच्चे हैं उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैंने भी यही कहा था कि जो आपके उदंड टीचर है ना, उनको सीसीआरटी में ट्रेनिंग में भेज दीजिए। जमीन में बैठेंगे, पोट्री के साथ काम करेंगे, रंगोली बनाएंगे, थिएटर करेंगे, और अमूल चूल परिवर्तन हुआ उनमें। जी जी, दो या तीन तो ऐसे थे कि हमने अपने सबसे उदंड, या कहना चाहिए उदंड तो नहीं, मतलब एक ऐसे टीचर की जो हमारे सिरदर्द था, जो जी आपने क्या किया सीसीआरटी का। ये सीसीआरटी की जो एक प्रथा है वो यही है कि हमने उनको इतना कर दिया कि वो बिल्कुल फेवरेट बन गए डीओस के। तो जितने जो टीचर ऐसे होते थे जो नहीं करते थे या यूनियनबाजी करते थे, मैं भगवान, आप, मुझे लगता है आप नहीं सुन रहे इस बात को, तो वो उन टीचर्स को हम सीसीआरटी में बुला के ट्रेनिंग देते थे। जी जी, और वो जब शिक्षा और संस्कृति का मिलन करते थे, वो अद्भुत था। जी जी। तो ये कला की दिया आपने। सर बैकग्राउंड में टीवी तो नहीं चल रहा? नहीं, किसके? पता नहीं किसके कुछ आवाज आ रही बीच में, पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस लग रहा है। फैन चल रहा है, फैन की आवाज नहीं, पता नहीं सर, हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एक दर्शक है मनोहर चमोली, मनु जी, वो कह रहे हैं कि बच्चे मूर्तिकला में अपना रोजगार देखें, ऐसा कुछ उपाय कैसे हो सकता है, वो बताइएगा थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सर मूर्तिकार में रोजगार बहुत है आज के टाइम में सर, क्योंकि ये 3D काम है सर। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आजकल मूर्तिकला में हैं, और मूर्तिकला में अगर कोई भी बच्चा अपना रोजगार चाहे तो वो आराम से अपने आप को और अपने परिवार को पाल सकता है सर। जैसे सर ने बताया, सेरेमिक है सर, एक माध्यम है सेरेमिक, स्कल्पचर का ही एक पार्ट है सेरेमिक। आजकल सेरेमिक टाइल्स हैं सर, टेराकोटा टाइल्स हैं, टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और बहुत सारे ऐसे शोरूम्स हैं जिनमें आप अपने टेराकोटा के और ट्रेडिशनल चीजें रख सकते हैं। रही बात कंटेम्प्रेरी फील्ड में, जो हम भी कंटेम्प्रेरी फील्ड में हैं, हम भी अपना आर्ट वर्क करके और एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं, लोग बाग उन्हें पसंद करते हैं, और एक जो भी हमारा जिसमें प्राइस होता है उसमें वो लेके भी जाते हैं। उससे हमारा रोटेशन चलता है सर। जैसे 10 स्कल्पचर बनाए तो 2 भी अगर सेल हो जाता है, हमारा मटेरियल कॉस्ट आ जाता है, तो उससे हम नेक्स्ट बना लेते हैं सर। तो ये रोटेशन चलता रहता है। लेकिन काम तो सर चाहे कोई भी माध्यम हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, या कोई और विधा हो, मेहनत सभी में करनी पड़ेगी सर। क्रिएटिविटी है सभी में, मेहनत के साथ ही आप आगे जा पाएंगे सर उसमें। और
स्कोप की कोई कमी नहीं है सर, बहुत सारे जॉब्स हैं इसमें, ऐसा नहीं है, कॉलेज में भी जॉब्स हैं, स्कूलों में भी स्कल्पचर वाला जो है पेंटिंग भी पढ़ा सकता है, क्योंकि बीएफए हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, उसमें पेंटिंग हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। और आज की डेट में बीएफए किया हुआ टीचर लग जाता है, उसके साथ जैसे हम लोग भी टीचर हैं, टीचर के साथ साथ हम अपना स्कल्पचर्स का जो फील्ड है हमारा प्रोफेशनल, उसको भी साथ साथ जारी रख रहे हैं। और हम जब रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तभी हम बच्चों को नई चीजें बता सकते हैं, आज के युग की चीजें बता सकते हैं, नए मीडियम्स के बारे में बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ में। अगर हम खुद ही प्रैक्टिसिंग में नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे बता पाएंगे सर, हम कला की शिक्षा कैसे दे पाएंगे, नए नए मीडियम, नए नए माध्यम को हम कैसे उनको मतलब क्लियर कर पाएंगे उन चीजों को, क्योंकि आजकल तो समय बड़ा स्पीड से भाग रहा है आगे। आजकल के जो आर्ट के बच्चे हैं वो भी बड़ी स्पीड से आगे जाना चाहते हैं, तो माध्यम तो बड़े आ गए हैं, लेकिन जब तक हाथ का हुनर उसके पास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों के दिमाग में डिजाइन सेंस को डेवलप करना है, उनको कोई लेबर नहीं बनाना सर हमें। अगर डिजाइन सेंस उसकी डेवलप है तो वो क्रिएटिविटी कहीं भी कर सकता है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं सर, आप देखें जितने भी मॉडल्स बनते हैं सब क्ले में बनते हैं सर, कितने सारे हमारे खिलौने हैं जो हमारे टॉयज हैं सर, सब क्ले में बनते हैं सर, पहले क्ले में उसका सैंपल बनता है सर, चाहे कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, चाहे गाड़ियां हैं, कुछ भी हैं सर, सब क्ले में बनती हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो उन कामों को करते हैं। जो एनिमेशन फिल्में आती हैं सर, एनिमेशन फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों में भी सर क्ले में ही बनती हैं सारी, जितने भी कार्टून आप देख रहे हैं फिल्में एनिमेशन वाली, वो सब सर इतने सारे छोटे 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 ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर सारे, फिर उनकी मूवमेंट को दिखा के सर वो एनिमेशन फिल्में बनती है। तो जो मॉडलर है, स्कल्पचर की जो पोस्ट है वो एज ए मॉडलर भी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे म्यूजियम्स में भी मॉडलर की है पोस्टें हैं। तो मुझे ये लगता है कि काम करने वालों के लिए जॉब की कमी नहीं है सर, काम करने वाला चाहिए सर उसमें। जी धन्यवाद सर। हमारी एक दर्शक है डॉक्टर ज्योति गांधी, वो कह रही है कि टीचर टेराकोटा के डिनर सेट भी मार्केट में आ गए हैं। और एक और सर हमारे एक एक्सपर्ट आप ही की तरह हमारे कार्यक्रम में आए थे जिनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, गुजरात से जयेश कुमार प्रजापति। आपने अगर वो एपिसोड नहीं देखा हो तो यूट्यूब में उपलब्ध है, देखिएगा। ये दुनिया के पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने चौक पर मूर्तियां बनाई सर, जिस चौक से देखिए सर, मैंने चौक वाली देखी है सर, पेंसिल और चौक दो चीजें हैं सर। हाँ, तो ये जयेश प्रजापति हैं जिन्होंने सबसे पहले वो इनोवेशन किया हिंदुस्तान में। जी 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 जी, वो छोटी छोटी बनाई है सर। हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी बनाई हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी क्ले का काम करवाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं सर, मुझे लगता है कि अब हम आपकी कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। स्लाइड समय लगेगा उसमें थोड़ा, तो मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में उनके बारे में बताते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। जी 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 जी। तो ये रही सर मेरे कॉलेज टाइम, हाँ जी, ये मेरे कॉलेज टाइम का ही आर्ट वर्क है सर, अटैचमेंट ऑफ सोल। ये एक जैसे मेरा एक, मैंने बताया था आपको कि मुझे जो है राजस्थान जाने का एक मौका मिला, तो मुझे उन मॉन्यूमेंट्स को देखने के बाद में मुझे पता चला कि भाई हमारी जो आत्मा है ना वो कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई होती है, आत्मा जो है। तो सोल, हमारी सोल का अटैचमेंट रहता है, चाहे हमारा कोई घर हो या मॉन्यूमेंट्स हो या कोई जगह हो, हम उससे जुड़ते रहते हैं, चाहे हम वहां मौजूद हो या नहीं। तो उसी सीरीज में मैंने ये एक सिंबॉलिक जो है स्कल्पचर बनाया था सर, इसमें आत्मा को सिंबॉलिक दिखाया जो फेस पे सर आप देख रहे हैं, एक पिलर्स के साथ में। नेक्स्ट बढ़िया सर, बढ़िया। ये सर वेल्डिंग स्कल्पचर्स है सर, ये हमें कॉलेज में सिखाया जाता है। डांसिंग फॉर्म है सर, डांसिंग फॉर्म बनाई थी हमने, ये वेल्डिंग के साथ में सर हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो उसमें ये आदिवासी जो डांसिंग महिलाएं होती हैं सर, ये उनको लेके मैंने ये बनाया था। उनके बड़े बड़े रिंग होते हैं सर, आप देखें बड़े बड़े कानों में भी रिंग पहने होते हैं, बॉडी में भी रिंग होते हैं सर, हाथों में भी रिंग पहने होते हैं, तो उससे प्रभावित होकर सर मैंने ये बनाया सर। सर इसमें के क्वेश्चन आया है कि नई शिक्षा नीति में भी इनको मूर्तिकला को महत्व दिया है सर, मूर्ति जितने भी हमारी विजुअल आर्ट की विधाएं हैं सभी को महत्व दिया है सर नई शिक्षा नीति में, क्योंकि अभी फ्रीडम दे दी है नई शिक्षा नीति ने कि बच्चा कोई
चूज कर सकता है सर, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है नई शिक्षा नीति में, ऐसा मतलब है। आने वाले समय में आप हमें देखने को मिलेगा सर ऐसा कि नई जी, वो शिक्षा कह नीति रहे में हैं थोड़ी कि फ्रीडम। जी नवीन यादव जी वो पूछ रहे हैं कि मूर्तिकला शिक्षक के लिए कोर्स कौन सा होता है? मूर्तिकला शिक्षक के लिए कोर्स स्कल्पचर है सर, क्योंकि जो प्रोफेशनल लाइन है वो बीएफए है सर, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, उसमें जो उसमें स्पेशलाइजेशन है वो आप स्कल्पचर में करिए सर। पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन होता है, स्कल्पचर में होता है, अप्लाइड आर्ट में होता है ये, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में भी है आजकल। तो ये सब अलग अलग स्पेशलाइजेशन है सर। तो मैंने मूर्तिकला में स्पेशलाइजेशन किया सर, मेरा डिप्लोमा पेंटिंग में रहा है और मैंने मूर्तिकला में ये किया है सर, बीएफए और एमएफए। इस मूर्ति पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। सर ये एक विलेज है सर, जैसे आप देखेंगे कि एक वीराने सी जगह में, जैसे टूटी फूटी जगह में कुछ विलेज का एक सीन बनाया है, जैसे वॉल आप देख रहे हैं सर। इसमें उस गेट के बाहर में सर एक फैमिली बैठी हुई है और एक महिला जो है गेट में भी खड़ी हुई है। मेरा पक्षियों से बड़ा प्यार रहा है सर जीवन में, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे को पक्षियों से प्यार रहा है सर, हमेशा मुझे उन्होंने आकर्षित किया है, क्योंकि वो मेरे घर के आसपास हमेशा रहे हैं पक्षी। और आज भी मैं उन स्कल्पचर्स में उन पक्षियों को दिखाता हूँ, क्योंकि पक्षी जो है एक जो बेचैन मन है या मन की बेचैनी को भी दूर करती है। पक्षियों की आवाजें बड़ी सुरीली आवाज होती है, सुबह के टाइम अलग होती है, आप दिन में भी देखें तो उनकी चहचहाट, उनका फुदकना, उनका उड़ना, ये सब सर एक बड़ी ऊर्जा उत्पन्न करता है शरीर में सर, हमारे काम करने में, क्योंकि वो बड़ी मूवमेंट के साथ में सब चलता है सर उनका। तो एक विलेज सीन है सर ये, जिसमें बैठ के गपशप कर रहा है एक परिवार सर अपने टूटे फूटे घर के सामने। सर आप देख रहे होंगे उनके साइड में एक टूटी फूटी वॉल में एक शेप भी आ रही है सर, इसमें दीवार के रूप में सर साथ। तो ये टूटी फूटी जगह भी बड़ी आर्टिस्टिक होती है सर, उसमें कभी हमें फेस दिखाई देता है, कभी फिगर दिखाई देती है। तो एक मतलब एस्थेटिकली बड़ी मतलब सुंदरता रहती है तो उसमें टूटने के बावजूद भी उसको जैसे नेचर तोड़ती है तो प्रोटेक्ट भी करती है। जी सर नेक्स्ट। ये सर गणेश बनाया मैंने, हिस्टोरिकल गणेश। इसमें भी मैंने एक मतलब बिल्डिंग का एक पार्ट लिया है सर इसमें मैंने, और इसमें मुझे एक गणेश की फॉर्म दिखाई दी मुझे इस मेटल स्कल्पचर जो मैंने बनाया है, जो मैंने ड्राइंग किया है। तो एक जैसे आर्क देखते हैं आप बिल्डिंग्स में, तो एक टूटी फूटी बिल्डिंग्स में मुझे ये मतलब एक गणेश का फॉर्म सिंबॉलिक रूप में मैंने ये बनाया है, और मैंने अपने आप को उसके साथ में जोड़ा है। एक अंदर एक बॉल लगाई है सर, मैंने उसके साथ जोड़ा है सर, अपनी श्रद्धा उसके साथ दिखाई। जी सर नेक्स्ट। सर ये भी गणेश फॉर्म में वैसे ही, नेचर में नेचर जो है तो तोड़ती है तो प्रोटेक्ट भी करती है। नेचर में ही एक टूटी फूटी वॉल और दीवार के साथ में गणेश की फॉर्म दिखाई दे रही है सर। ये एल्युमिनियम में है सर ये स्कल्पचर, इसका मीडियम एल्युमिनियम है सर। ये भी सर गणेश वाली सीरीज ही है सर मेरी। आप इसमें देखें सर, ये एक गेट बनाया है, जैसे दीवार टूट जाती है, मिट्टी की जो दीवारें होती हैं सर, गांव में मिट्टी की दीवारें होती हैं सर, वो टूटने के बाद एक बारिश में टूटने के बाद या वैसे एक अलग तरीके का वो एक फील देती है सर। तो ये मैंने उसमें दिखाया सर, एक फॉर्म गणेश की उसमें मर्ज होती हुई है सर। और ये डिस्टेंस दिखाया, जो आर्क आप देख रहे हैं इसमें भी जो आर्क देख रहे हैं डिस्टेंस को शो करता है, उसके पीरियड को शो करता है सर। जी सर इसमें भी वैसा ही है सर, एक फॉर्म है सर, गणेश का ही फॉर्म सर मैंने लिया है। एक सीरीज था मेरा जिसमें ये मैंने 5-7 स्कल्पचर बनाए हैं। ये सर एक ये भी एक आर्क है सर, जिसमें नेचर है सर। एक मुझे फॉर्म नजर आई जिसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जो एक फिगर ऊपर से टूट के लेटी हुई है और एक फिगर नीचे उसके हेयर लटके में है, और ऊपर देखिए आप नेचर ने अपने जो है पत्ते वगैरह के साथ मैंने दिखाया है, वुमेन विद नेचर सर, नेचर हिस्टोरिकल वुमेन मैंने इसका टाइटल रखा है। और ये उसके साथ मर्ज है सर, उस मॉन्यूमेंट्स के साथ में, उनकी यादों के साथ।
ये भी एक scripture है मेरा, ये विलेज लाइफ पे ही आधारित है, जॉय ऑफ लाइफ इसका एक टाइटल है। ये एक जो परिवार है, विलेज का परिवार है, वो खुशहाल है और वो एक पक्षियों के साथ में बाहर बैठ के खेल रहा है, पक्षियों को उड़ा रहा है सर, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा है सर मेरे से, एक क्वेश्चन है कि जो फैमिली लाइफ में मूर्ति कैसे बनाई आपने, थोड़ा सा विस्तार से बताएं, एक टुकड़े पर या वेल्डिंग से। मैं इसका एक प्रोसेस बता देता हूं सर, वेल्डिंग का, जो दर्शक पूछ रहे हैं, वेल्डिंग का एक प्रोसेस बता देता हूं, मेटल कास्टिंग का सर। इसके दो प्रोसेस हैं सर मेटल कास्टिंग के, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। एक है डायरेक्ट प्रोसेस, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस में हम डायरेक्ट वैक्स की एक पैराफिन और बी वैक्स को मिला के हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसकी एक सीट बनाते हैं, पतली सी सीट बनाते हैं। उस सीट को काट के सर हम उसमें मॉडलिंग करते हैं, बारीक बारीक मॉडलिंग करते हैं और उसको वैक्स में बनाते हैं स्कल्पचर्स को। जो आपने वॉल वाले स्कल्पचर्स देखे हैं वो वैसे ही सीट को काट के मैंने बनाए हुए हैं। और जो ये सामने स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है सर, ये भी होलो प्रोसेस है सर। इसमें क्या है कि सर इसको पहले क्ले में मैंने बनाया है, क्ले में बनाने के बाद मैंने इसको प्लास्टर किया है, प्लास्टर के मोल्ड के बाद मैंने इसको सर वैक्स में किया है और वैक्स में कास्ट करने के बाद इसका फिर दोबारा मोल्ड लेके इसको फायरिंग किया गया भट्टी में। फायरिंग के बाद जो वैक्स है वो पूरा मेल्ट होके बाहर आ जाता है। उसके बाद हम उस मोल्ड को मिट्टी में दबाते हैं, मिट्टी में दबाने के बाद हम उसमें जो मेटल को मेल्ट करके 1700 डिग्री टेम्परेचर का मेटल होता है ब्राउन्ज, उसको हम एक कोठाली के माध्यम से उसमें पोर करते हैं, जो खाली जगह बच जाती है। क्योंकि वैक्स जब जल जाएगा तो वैक्स की जो खाली स्पेस जितनी भी होगी उसको रनर और राइजर के माध्यम से हम मेटल डालते हैं और मेटल डालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसे हम निकाल के और आसपास के मोल्ड को तोड़ देते हैं। तो ये सामने जो मूर्ति दे रहे हैं इस तरीके की वो निकल के आती है। पहले तो अनफिनिश होती है, उसको हम एसिड वगैरह में वॉश करके अच्छे से फिनिश करके रेगमार फाइलों से हम काम करते हैं और फिर उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको केमिकल से ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि उस पर कलर आ जाए, एक एंटीक कलर आ जाए। तो वो प्रोसेस मैंने आपको बताया, दो प्रोसेस है जी। वो आगे भी पूछते हैं सर कि टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं सर, थोड़ा टूल्स भी नाइफ है या हेक्सा ब्लेड के टूल जैसे हमें जरूरत होती है उसको हम फाइल वगैरह से घिस के हम बना लेते हैं सर। और इसके आजकल की डेट में तो मार्केट में टूल अवेलेबल है बनाए हुए, क्ले मोल्डिंग के टूल अवेलेबल हैं और मेटल क्ले मोल्डिंग को तो सेम है, मतलब मेटल वैक्स के और क्ले मोल्डिंग के लगभग सेम टूल। और मेटल कास्टिंग के कुछ फाइलें वगैरह होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं सर, आप कहेंगे तो वहां से वो मिल जाए। जी, इस मूर्ति के बारे में थोड़ा बताइएगा सर। सर ये इसमें बहुत सारा आप देखें, ये जो मूर्ति मैंने बनाई है ये वुमेन विद नेचर, इसके साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारी फिगर्स हैं ऊपर सर। कोई भी मूर्ति जब हम बनाते हैं, मैंने इसको एक सिंबॉलिक रूप में फिगर बनाई है सामने जो नेचर के साथ मर्ज है। इसके बाल वगैरह भी मैंने पत्तियां वगैरह बनाई है, लेकिन वो अपनी यादों में खोई हुई है, पुरानी यादों में। वो सिंबॉलिक जो ऊपर फिगर बैठी हुई है वो सिंबॉलिक है, वो उसकी यादें हैं, वो प्रकृति के साथ में बातें कर रही है सर। तो उसको हमेशा याद आता है अपना जीवन, जिनके साथ उनके रिश्ते रहे हैं या उनके साथ यादें रही हैं, अच्छी या बुरी, जो भी यादें रही हैं, लेकिन वो खुश है, इस माहौल में भी वो खुश है। प्रकृति जो है उनको रोकती है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। कोई भी महिला जो है उन सब चीजों से निकलने की कोशिश करती है। इसमें वो महिला जो है एक पक्षी को सामने उड़ाते हुए दिखाया गया है कि वो अपने उस मोमेंट को एंजॉय कर रही है। जी सर, ये स्कल्पचर्स मेरा सर नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में मतलब कलेक्शन में है सर। ये स्कल्पचर्स मेरा, इस स्कल्पचर की मैं बात कर रहा था जो मैंने फाइनल ईयर में, एमएफए फाइनल ईयर में बनाया था, जो कॉलेज ने भी पसंद किया था सर मेरा। और ये बाद में कलेक्शन में गया सर, एनजीएमए की कलेक्शन में है, जॉयफुल मूड। इसमें एक फैमिली है सर, उसमें जो एक घर के सामने बैठी है और उनके जो पिता हैं वो उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं और एक ट्री है साथ में जो उसके घर के बीच में से निकल के जो है उसको दिखाया गया है नेचर के साथ में सर।
और नीचे आप इसका बेस देख रहे हैं सर, ये ड्रिफ्ट वुड है सर। मैं पहले सर ये जो नेचर में जो वुड अनइवन वुड मिलती है नेचर की, जो इसमें एक एस्थेटिकली एक ब्यूटी होती है, मैं उसको लेके फिर मैं काम करता हूँ सर उसके ऊपर। ये मेरा एक माध्यम रहा है बनाने का, ताकि मैं उस नेचर के पार्ट को भी यूज करूं, क्योंकि मैं नेचर में ट्री को, पक्षियों को, इन सब को लेता हूं सर। जी सर, ये भी उसी सीरीज में काम है सर, जॉयफुल मूड। एक जो मैंने डायरेक्ट प्रोसेस जो बताया आपको वैक्स में बनाने का, ये सामने आप देख रहे हैं, इसकी जो वॉल है वो सब मैंने वैक्स में कटिंग करके बनाई है सर, टूल्स के साथ में। और फिगर भी मैंने उसी वैक्स की शीट से बनाई हुई है सर। और जो ये नीचे वुड का बेस देख रहे हैं, ये मैंने पहले लिया है सर, उसके बाद ये स्कल्पचर मैंने उसके ऊपर मॉडलिंग किया है। तो इसमें जैसे नेचर को मैंने दिखाया है, ट्री वगैरह सिंबॉलिक दिखाया है, पक्षी वहां बैठे हुए हैं, तो एक रिलेशन रहता है, एक लाइवनेस रहती है सर, एक वीरान सी जगह में भी एक लाइवनेस रहती है। तो ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, जॉयफुल मूड में है सर, खुश है सब परिवार सर। उसमें एक बच्चा पीछे से झांक रहा है सर, देख रहा है पक्षी को। ये सर एक, हाँ हो गया सर, वो आप इंडिया गेट वाला दिखा दें सर। ये सर एक मैंने बनाया था प्राइड ऑफ इंडिया सर। आपको याद हो कि हमने आजादी के 50 वर्ष मनाए थे सर, और जिसका बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ी रैली जो है वो इंडिया गेट पे हुई थी सर। और मैं उस समय वहां था सर। तो उस समय इंडिया गेट पर अलग अलग प्रांत के लोग आए हुए थे, अलग अलग राज्य के, जो अलग अलग ड्रेस वगैरह पहनाए हुए थे, सब कुछ पहनाए हुए थे सर, और उसको एंजॉय कर रहे थे। ये मेरा प्राइड ऑफ इंडिया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है सर, ये भारत की शान है। जो आप देख रहे हो पीछे, आजादी में, आजादी एक तरीके से हमने जब प्राप्त की थी सर, तो बहुत हुए थे हमारे जो पूर्वज कह लो आप उनको, जो सैनिक हैं, शहीद हुए थे सर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एक आजाद देश में। तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था सर। तो मैंने इंडिया गेट को सिंबॉलिक बनाया। ये किसके लिए संघर्ष किया था? उन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया था, भारत की आजादी के लिए किया था, कि हम सुकून से वहां जी सकें, रह सकें वहां के। तो ये मैंने एक आर्टिस्टिक मूवमेंट दिखाया है, जो कि इंडिया गेट उस पे है, एक झंडा लेके खड़े हुए हैं कि अब हमारा देश आजाद है। तो ये मैंने दिखाया था सर। ये बॉम्बे में किसी के पास कलेक्शन में है सर। जी सर। टॉकिंग विद बर्ड, ये सर ऊपर जैसे घरों में आपने देखा है, घरों के जाले हमारे यहाँ पे सर खिड़कियां होती थी, जिसको हम ऊपर दरवाजे के ऊपर, जैसे हमारी जो चौखट होती थी सर, उसके ऊपर एक हमारा दरवाजा होता था। तो उस दरवाजे में अक्सर सर पक्षी जो है अपना घर बना लेते थे। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता था सर, पक्षी घर बना लेते थे हमारे उसमें। तो उन पक्षियों से मुझे प्यार था। वो सुबह की आवाज जो करते थे पक्षी, तो उनकी आवाज से सर हम उठ जाते थे। मधुर आवाज से आज भी सर मुझे अच्छी लगती हैं। मेरी बालकोनी में भी बहुत सारे पक्षी हैं, मैंने उनका घर भी बनाया हुआ है अपनी बालकोनी में। अभी यहाँ पे भी आसपास पेड़ पौधे हैं सर। तो मेरा एक सीरीज भी था बर्ड होमकमिंग, कि जो शहर से बर्ड्स कम हो रहे हैं सर, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें एक एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो आपके इर्द गिर्द रह सकें और आपकी थकान को दूर कर सकें, आपको ऊर्जावान बनाए रखें। तो पक्षी हमारे जो उसमें जीवन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं सर। किसी भी पक्षी की आवाज आप देखिए, कोयल की आवाज कितनी सुंदर है सर, बहुत सुंदर आवाज है। और जैसे हमारे यहाँ बर्ड्स होम कमिंग में मैंने स्पैरो को लिया था सर। स्पैरो जो है हर घर के आंगन में सर खुदकती हुई रहती थी, ऐसे इधर उधर इधर उधर उधर। हमारे यहाँ तो आंगन में हमेशा स्पैरो रहती थी सर। अब भी बीच में स्पैरो दिल्ली से कम हो गई थी सर, लेकिन अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। मेरा एक मैसेज था उस शो के माध्यम से भी, कि भी बर्ड्स को घर पे बुलाइए, उनका एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, कुछ फूलदार या उनके पसंद के कुछ पौधे लगाइए, ताकि वो पक्षी आ पाए आपके इर्द गिर्द और घर के आसपास, ताकि बच्चे उनसे रूबरू हो पाए, अगली वाली आने वाली जनरेशन जो है। क्योंकि सारा जो कंक्रीट वाला शहर बनता जा रहा है, तो हमारा था कि उस कंक्रीट वाले शहर के साथ साथ इन पक्षियों को भी जगह दीजिए जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे पक्षी हों। क्योंकि एक शो हमने किया था एनिमल सेव एलिफेंट, तो सेव एलिफेंट में भी हमने एक स्कल्पचर इसी तरीके माध्यम से बनाया था, मैसेज देने के लिए कि भी अपने जो एलिफेंट्स वगैरह हैं इनको भी आप प्रोटेक्ट कीजिए। मेरे जो स्कल्पचर्स में आप देखेंगे, मैंने सेव मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतों को सेव कीजिए,
मैं पक्षियों को सेव कीजिए, एनिमल्स को सेव कीजिए, ये मेरे एक सीरीज रही है सर। मेरा एक अपने अंदर से ही एक ऐसा होता है कि मैं ऐसे कुछ मूर्तिकार या मूर्ति शिल्प बनाऊं जो एक समाज को मैसेज दे पाए सर। जी सर, ये एक मेरा स्कल्पचर था सर, ये छोटा सा स्कल्पचर है सर। ये एक एक जकड़े हुए है सर, एक व्यक्ति है जो अपनी आसपास की उलझनों से निकलना चाहता है सर। उसको आप देखेंगे बीच में एक रस्सी के साथ में जकड़ा हुआ है, लेकिन वो ऊपर से अपने हाथों के माध्यम से उसे निकलना चाहता है सर, वहां से उस उलझनों से निकलना चाहता है बाहर। जी सर, क्या बात है, बहुत अच्छी। ये भी छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं सर, मेरे नेचर के साथ में मैंने बनाया है कि नेचर में देखो काफी सारा फ्लो है। आप राइट हैंड वाली फिगर को देखेंगे तो आप समुद्र की लहरें भी देखते हैं सर। मैं बॉम्बे की तरफ में गया था तो मुझे समुद्रों की बहुत सारी लहरें दिखाई देती हैं सर उसमें ना। हम समुद्र किनारे शाम को हमेशा एग्जीबिशन के बाद बैठ जाते थे तो उसमें कुछ शेप्स नजर आती थी सर मुझे। तो ये भी एक उसी तरीके की स्पीड के साथ में मैंने दिखाया सर। एक छोटा सा कंपोजिशन है, 3 कंपोजिशन का। जो राइट हैंड वाली देखेंगे इसमें पीछे से एक लहर आई है जो एक एक औरत को दिखाया सर, एक बच्चे को दिखाया जो ऊपर हाथ किए हुए ऊपर आसमान में जा रही है सर। और ऐसे ही सर मैंने बीच वाले में एक नेचर को दिखाया जो बड़े रिदमिक फॉर्म में जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है ये भी। और इसमें भी एक फिगर बैठी हुई है सर, एक ट्री के साथ में लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हैं सर। जी सर, ये ब्राउन्ज की हैं सर तीनों फिगर्स। जी, ये मेरा कॉलेज का जो स्कल्पचर्स की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये कॉलेज में मेरा सर स्कल्पचर्स था सर। ये जो कॉलेज की कलेक्शन में मैंने पहले बताया विलेज लाइफ, ये कॉलेज की कलेक्शन हमारे प्रिंसिपल साहब ने खरीदा था सर, आज भी वहाँ कलेक्शन में है। ये बड़ा सिंप्लीफाई मैंने किया है। पीछे की वॉल को आप देखेंगे, एक पक्षी है और साथ में एक फैमिली बैठी हुई है सर उनके सामने जो उसको एंजॉय कर रही है। थोड़ी ऊंचाई पे घर है सर ये, क्योंकि ज्यादातर घर जो है गांव में या बाढ़ वगैरह आ जाती है तो थोड़ा कोशिश करते हैं थोड़ा ऊंचाई पे वो घर बना लिए जाएं ताकि इन चीजों से बचा जा सके। जी सर, और ये जोशी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ये दुनिया कीट पक्षियों की है, मनुष्य तो मेहमान है। बिल्कुल सही है सर, ये मेहमान ही है सर हम मनुष्य। और मनोहर चमोली मनु जी ने लिखा है। हाँ हाँ, वो मनु जी ने, मनोहर चमोली मनु जी ने लिखा है। वो जी बहुत हमारे एक सम्मानित श्रोता और एक्सपर्ट रहे हैं। जी भी, ये भी विलेज लाइफ है सर। जैसे घर, ये मिट्टी का घर है सर, कोई मिट्टी का घर है तो उसमें एक बच्चा देख रहा है अपने पेरेंट्स को बैठे हुए देख रहा है सर, झांक रहा है उनके पास आने के लिए कोशिश कर रहा है। जी, नेक्स्ट सर, ये मेरा पहला स्कल्पचर था सर कॉलेज में जो मैंने बनाया था सर। जो मेरा फाइनल ईयर में मेटल का मेरा पहला स्कल्पचर यही था सर मेरा। इसमें आप देखो मैंने बड़ी फिगर्स को, ये जो मेटल की सीट है डायरेक्ट प्रोसेस है सर, उसी से बनाया हुआ है। ये भी विलेज इसमें देखेंगे कि मैंने सिंबॉलिक रूप में कपड़े के माध्यम से फिगर बनाई हुई है सर। उसमें आप देख रहे हैं फोल्ड वगैरह, पूरी फैमिली है। इधर राइट में आप देखेंगे एक वुमेन अपने बच्चे के साथ ऐसे बच्चे को लिपटे हुए है, उसके साथ में एक और व्यक्ति है और नीचे गेट में भी बैठे हुए हैं। पीछे एक पक्षी है और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, ऊपर एक छप्पर सा भी डला हुआ है सर इसमें। ये मेरा मेटल स्कल्पचर था सर जो कॉलेज में कलेक्शन में मैंने पहले आपसे इस प्रोग्राम में बात की है। बहुत सुंदर। और सर जो निर्जीव चीजें हैं वो इन्हीं चीजों से, जैसे नेचर से सर वो सजीव हो जाती है। जैसे पक्षियों से, पेड़ों से सर, उनकी आवाजों से सर। आप देखें कितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें कबूतर जरूर मिलेंगे सर आपको, तो उस वीरानेपन को दूर करते हैं सर पक्षी जो है। ऐसे ही सर पेड़ हैं, वो ग्रोथ करते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, हवा से वो आवाजें करते हैं सर, और एक ऊर्जा मिलती है सर, नेचर से ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही सर ये है, देखिए आप, ये एक स्कल्पचर है सर। इसमें वो नीचे ये एक नदी का किनारा सा बनाया था सर मैंने, साथ में पेड़ पौधे हैं और इसमें सर एक महिला जो है नेचर के साथ में मिक्स हो गई है और रेस्ट कर रही है सर। एक ऊपर से एक मतलब वो बनाया है सर, इसमें एक फॉर्म है सर, ये रिलैक्स के मूड में है ये महिला सर पूरे, और नेचर को आनंदित हो रही है नेचर को देख के सर, कि मैं भी नेचर में मिक्स हो जाऊं।
इसके कपड़े के फोल्ड्स वगैरह। जी सर, ये भी उसी सीरीज का काम है सर, ये भी उसी सीरीज का काम है सर। ये 2 पेड़ हैं सर, जो पेड़ आपस में मिल गए हैं सर, दोनों पेड़ मिल गए हैं, उन्होंने एक आर्क बना लिया है, उसके नीचे एक मतलब बच्चा बैठा हुआ है सर, और वो उसको मतलब एंजॉय कर रहा है उस एटमॉस्फेयर को सर। क्योंकि कभी भी हम अगर किसी भी चीज से नाराज होते हैं मान लिया, या किसी से भी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम एकांत में चले जाएं, जबकि वो एकांत अगर नेचर का एकांत है तो वो एकांत नहीं होता। उस नेचर तो अपने आप में आपको ऊर्जावान बनाती है सर, वो देती है सर उस समय। आप एकांत की तरफ जाते हैं लेकिन वो एनर्जी देती है सर उसको उस समय, तो हम उसको भरपूर आनंद लेते हैं सर। एक कलाकार तो खूब आनंद लेता है सर, नेचर के बगैर कुछ नहीं है वो। जी सर, ये उसका एक बैक साइड है सर, ये फ्रंट साइड है। ये भी एक ऐसा ही है सर, इसमें एक महिला ने सर, देखो मैंने एक मॉन्यूमेंट्स का एक पार्ट लिया है इसमें, इसमें ट्री बनाया है जो मॉन्यूमेंट्स को जकड़े हुए है, तो एक महिला है सर, उस मॉन्यूमेंट्स को पकड़ रही है सर, उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि ये टूटे ना, बना रहे। नेचर उसे तोड़ रही है तो, लेकिन एक सिंबॉलिक रूप में उस ट्री को दिखाया तो कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है सर। जी, ये एक मेरा वो था, एग्जीबिशन था सर, बर्ड्स होम कमिंग। सेकंड ये अभी ऑनलाइन चलाया था सर मैंने, इससे पहले फर्स्ट किया था, ये सेकंड है सर। इसमें आप देखेंगे कि बर्ड्स वगैरह पे मैंने काफी इसमें काम किया है सर। प्लीज आप इसको दिखा दीजिए सर दर्शकों को। ये सर अभी मैंने 150वीं वर्षगांठ गांधी जी की मनाई गई है सर, 150वीं वर्षगांठ, तो मैंने उस पे ये स्कल्पचर बनाया सर, गांधी जी के 3 बंदर, जो आज 150 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज भी उसी तरीके से एक मैसेज दे रहे हैं समाज को सर। और ये एक कपड़े में लिपटे हुए हैं सर, सारे इकट्ठे हैं ये सर आज भी, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन आज के सोशल मीडिया ने तो धता बता दी इसकी। ये बिल्कुल बता दी सर, इसीलिए ये सिंबॉलिक एक प्रहार है सर समाज पे। ये सर एक मैं चेन्नई एक टूर पे गया था सर पीछे, एक एग्जीबिशन के माध्यम से, तो उसमें मुझे वहां समुद्र किनारे काफी सारी बोट्स टूटी हुई मिली सर, जिसमें बहुत सारे पक्षी बैठे, जो वहां पे कुछ पक्षी थे जो आप कहेंगे कि डक टाइप की कुछ चीजें थी, कुछ पक्षी अलग अलग तरीके के थे, तो वहां पे कुछ बच्चे उसके इर्द गिर्द खेल रहे थे सर। एक सिंबॉलिक बनाया, एक बच्चा वहां बैठा हुआ है और समुद्र किनारे वो हवाई जहाज को ऊपर आकाश में देख रहा है, तो वो भी अपने जो पेपर के हवाई जहाज को आसमान में अपने उसको उड़ा रहा है सर, और अपने विचारों को और अपने आप को भी आसमान में उड़ता हुआ देख रहा है सर। ये सर मैंने बताया, जैसे आजकल जो पार्क वगैरह में हम जाते हैं आजकल के उसमें, तो आप देखेंगे कि वहां पे काफी सारे बेंचेस हैं सर, तो मैंने वहीं से एक बेंच बनाया सर, ये सिंबॉलिक, जिसमें पक्षी बैठे हैं आसपास और एक बच्चा आसमान में अपने विचारों की उड़ान के साथ में ये भी एक फ्लाई कर रहा है सर, ये प्लेन को जो है, पेपर के प्लेन को, और उसको आनंद ले रहा है सर उसके साथ में। ये सर सेव नेचर पे मैंने बनाया है सिंबॉलिक सर। चेयर एक सीरीज, मेरा चेयर की सीरीज मैंने बनाई थी, जो हम आजकल जिस समाज में है, चेयर का बड़ा महत्व है सर, क्योंकि पॉलिटिकल है, दिल्ली सारी गढ़ है एक पॉलिटिक्स का, तो चेयर पे मैंने काफी सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं कि चेयर तो वही रहती है, लेकिन सब उसे उपयोग करके या उसे भोग के और चले जाते हैं सर। तो ऐसे ही मैंने ये एक बनाई है सर, इसमें पक्षियों को, नेताओं को मैंने सिंबॉलिक रूप से सर बर्ड बनाया है, और वो चेयर देख रहे हैं सर, वो चेयर देख रही है उनको दाना खाते हुए, तो वो खा के ऐसे चले जाते हैं सर ऊपर, हर कोई उड़ के चला जाता है, चेयर ऐसी ही रह जाती है। ये सर एक खिड़की बनाई है मैंने, खिड़की के बाहर एक महिला सर अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर रही है, देखो चेयर बनाई है मैंने इसके साथ, और वो उसका आनंद ले रही है सर, ऊपर पक्षी बैठे हैं सर,
चेयर सीरीज है सर। ये भी एक चेयर सीरीज है सर, नेचर के साथ में। इसमें वो चेयर को सिंबॉलिक रूप में ऊपर मैंने बनाया है, और आप देख रहे हैं उसमें नीचे पक्षी बैठे हैं, और चेयर टूटी फूटी सी है साइड से। चेयर जिस पोजीशन में है उसको सब यूज करके और भोग के सर सब जा रहे हैं, और वो लेकिन वो एस्थेटिकली यूज हो रही है सर। ऐसे ही है सर। इसमें देखो चेयर को पीछे मैंने एक चेयर में एक चेहरा बनाया सर इसमें, और उसी के माध्यम से हर कोई एक पक्षी के रूप में जो नेता वगैरह खा के और उड़ जाने वाली स्थिति में है सर। और चेयर उनको ऐसे ही देखती रहती है सर कि कौन आया कौन गया। बहुत बढ़िया। ये मेरा अभी रिसेंटली पीछे एक स्कल्पचर बनाया था सर मैंने। ये भी एक सिंबॉलिक रूप में एक विलेज में, जो बांस के विलेज में गया था सर घूमने के लिए कहीं पे, तो कुछ बांस के घर वगैरह मुझे देखने को मिले सर कुछ। तो भी चेयर को मैंने इस्तेमाल किया है सर। 2 महिलाएं बैठी हैं सर अपने उसको चेयर में पीछे से उसको एंजॉय कर रही हैं सर पक्षियों के साथ में। तो बर्ड सेलर एक मेरा सीरीज था सर, उसी सीरीज में मैंने ये बनाया सर। ये ब्रॉन्ज में ही है? ये ब्राउन में है सर। ये भी सर ये मेरा वही है सर, वुमेन विद नेचर सर। इसमें हिस्टोरिकल आप मोन्यूमेंट्स देखेंगे, जो कट वगैरह देख रहे हैं पीछे उसमें कुछ फॉर्म्स नजर आ रही हैं, और एक महिला के बालों को भी मैंने पत्तियों के साथ में बनाया है मिक्स होके। और ये जो इसकी बॉडी आप देख रहे हैं, ये भी बॉडी जो है टूटी फूटी बॉडी है, जो मुझे ईंटों में दिखाई दी वहां के पत्थरों में, और उसको एक थोड़ा सा रूप दे दिया सर एक पक्षी के साथ में, कि जो उसके वीरानेपन को दूर कर रहे थे पक्षी, जो कबूतर है। तो हम उसको एंजॉय करते हैं सर वहां पे जाके। कभी भी हम जाते हैं किसी मोन्यूमेंट्स में तो देखते हैं ऊंचे ऊंचे मोन्यूमेंट्स हैं सर, तो हम उसको अपने आप जोड़ लेते हैं पक्षियों की आहट से या किसी भी चीज से, और उसको एंजॉय करते हैं सर, उसकी ब्यूटी को, उसकी एस्थेटिक ब्यूटी को। चैत्य का आपने बताया, चैत्य की टॉप दिखा रखी है। जी 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 जी, ये भी सर उसी सीरीज में पक्षी एक मोन्यूमेंट, ये उसी सीरीज का एक वर्क है सर मेरा, जो लाइफ सर। इसमें मतलब हम उन मोन्यूमेंट्स के साथ आज भी एंजॉय कर रहे हैं सर। वर्षों पुराने हो गए, देखो सर सैकड़ों वर्ष हो गए, किसी को 400 वर्ष हैं, किसी को 500 वर्ष हैं, किसी को 200 वर्ष हैं, लेकिन आज भी वो उसी तरीके का हमें फील कराते हैं सर कि ये आज भी लाइव है सर। उसके साथ में जो भी घटनाएं घटी हों, कितने भी वहां पे युद्ध हुए हों, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो आज भी हमें लाइव लगता है सर। अरे ये तो अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। तो मेरा उसी तरफ ध्यान है कि इन्हें हम प्रोटेक्ट करें। ये सर जैसे मचान बनाते हैं खेतों में सर, आपने देखा होगा, मचान बना के खेतों में सर पक्षियों को उड़ाते हैं सर। तो ये मैंने एक खेत का एक देखा था सर मचान, तो उसमें एक मेल फीमेल को दिखाया है वहां पे एंजॉय करते हुए सर, वो बैठे हुए हैं प्रकृति के साथ में सर। ये कुछ फोटोग्राफ है सर। मेरे को एक मौका मिला था सर राष्ट्रपति भवन में, श्री अब्दुल कलाम जी ने मेरे को बुलाया था सर उधर का। हम करीब 15 आर्टिस्टों ने हमें बुलाया था सर वहां पे। तो मुझे कलाम जी से बात करने का मौका मिला। अभी आपने बीच में क्वेश्चन किया था कि साइंस का, अनीता जी का आपने रेफरेंस दिया था। कलाम जी से मेरी 15 मिनट बातचीत हुई सर। उनका एक ही कहना था, उन्होंने शुरू किया था ये प्रोसेस जो है राष्ट्रपति भवन में कलाकारों के साथ एक वार्तालाप, उसमें सबको सम्मानित किया था। देश भर से 14 कलाकार हम थे सर। हमारी वहाँ एग्जीबिशन हुई थी और इनसे बातचीत करने का मौका मिला, और इन्होंने हमें पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया अपने शील्ड के साथ में सर। तो इन्होंने कहा था कि साइंस जो है, साइंस जो है विदाउट आर्ट इनकम्प्लीट है। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने ये बोला कि साइंस में हम क्या करते हैं, कि साइंस में तो हम खोज रहे हैं, आप तो खोजने के बाद जो रूप दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे माइकल एंजेलो ने जो प्लेन बनाया सर, पहले ड्राइंग किया, पहले फिर उसको प्रारूप और उसका ड्राइंग बनाया सब, तब जाके तो वो प्लेन बना सर। बिल्कुल। और तो ये हमारे कलाम जी का ही सोच था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वर्ल्ड वाइज, आप देखिए आप, और उनकी सोच देखिए कि आर्ट को कह रहा, मैं तो आर्टिस्टों से ही सीखता हूं। अपने जितने भी मैंने परीक्षण किए हैं, सब कुछ किया है, तो आर्टिस्टों की बिना हेल्प के मैं एक भी प्रशिक्षण नहीं कर सकता सर। मैं कोई भी खोज है
वो बिना आर्टिस्ट को कह रहा है मैं एक नेचर में जाता हूँ, कोई चीज लाता हूँ बाहर से, तो मैं सिर्फ बताता हूँ उसको, ड्रॉ तो कोई कलाकार ही कर रहा है, क्रिएटिव आदमी कर रहा है कि उसकी कैसी एक शेप होगी नेचर से जो ली गई है, कैसा क्या होगा। तो कहना विदाउट आर्ट जो है साइंस इनकम्प्लीट है, ये उनका वर्ड था। ये सर उन्होंने पुरस्कृत किया था हमें उस समय। और ये सर आप देख रहे हैं राम सुतार जी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है, राम सुतार जी, और इनको नमन सर, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। पटेल जी की जो मूर्ति बनाई है गुजरात में, तो इनसे मेरे बहुत अच्छे टर्म हैं, और इनसे भी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। जब बातचीत करते हैं तो इनके बारे में लाइव बातचीत करने का मौका बहुत बार मिलता है इनके और इनके बेटे से। तो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और कोई भी जाता है उनका पूरा सम्मान कलाकारों का करते हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने वहां गैलरी बनाई हुई है अपने काम की। तो और आज वो 95 वर्ष से ज्यादा हैं, और आईफेक्स के वो चेयरमैन भी हैं, तो अक्सर वहां आते हैं। और लेकिन उनकी एनर्जी को देख के हम सोचते हैं कि कितनी सारी एनर्जी है इनके शरीर में, और आज भी ये मिट्टी में काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के समय में हमें भी जीने का मौका मिला इतना सारा, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। यार जो आर्टिस्ट आदमी है ना, वो हमेशा सात्विक होता है जी। 50 साल बाद असुरवेद जी को जो स्टूडेंट मिलेंगे कि सर आपने हमको पढ़ाया था, जो आर्टिस्ट है उसकी साधना का फल भगवान यही देता है। राम सुतार जी की कला है, वो रिजर्व बैंक के आगे जो ईश्वर यक्षिणी की मूर्ति है, जी 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 जी, ये कौन है? हेलो हेलो, ये जयपुर में स्टूडियो है सर, सर का ही हमारे साथ में गढ़ी में काम करते थे सर। अच्छा। और इनका बहुत बड़ा स्टूडियो है सर जयपुर में, सेरेमिक है और मेटल में भी काम कर रहे हैं आजकल। ये अनुपम सूद मैडम है, ये ग्राफिक की इंडियन ओल्ड मास्टर्स हैं सर। हाँ, अनुपम सूद जी। लक्ष्मण गौड़ा जी आजकल, लक्ष्मण गौड़ भी हैं सर। अच्छा हैं? हाँ जी। हिम्मत शाह जी थे सर, पहले जो थे वो हिम्मत शाह जी थे सर। अच्छा। हिम्मत शाह जो स्कल्प्टर हैं सर, फेमस स्कल्प्टर हैं। उनको भी सर एक देखा जाए तो लास्ट में आके गढ़ी में हमने देखा एक व्यक्ति मिला जिन्होंने उनको मतलब उस मुकाम पे पहुंचाया, नहीं तो वो अपना ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे संत की तरह सर, कोई उनको बैकग्राउंड कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन आज वो एक बहुत अच्छी जगह है, एक साधना की उन्होंने, बहुत अच्छा स्टूडियो उनका आज है। मंजित बाबा आप देख रहे हैं सर, ये मंजित बाबा है, फेमस पेंटर। जो आर्ट में रुचि रखता है वो सब मंजित बाबा को जानते हैं। जी 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 सर, जी सर, ये जी सर, बहुत अच्छे। ये प्रिंसिपल रहे हैं सर चंडीगढ़ कॉलेज के। आपकी गणेश की सीरीज को देख के मेरे को साथी की याद आ गई, हमारे साथ थे नेकचंद जी, लखनऊ कॉलेज ऑफ पवन कुमार जी, वो भी गणेश पे काम किया उन्होंने बहुत सारा। जी 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 जी। ये लतिका कट है जी, एक महिला कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं बहुत अच्छी, और इंडिया की काफी मानी हुई हस्ती हैं ये आज की डेट में। और ये एनजीएमए के डायरेक्टर अद्वितीय गणनायक, ये मेरे सीनियर रहे हैं सर कॉलेज में। अच्छा। हाँ, मेरे से सीनियर थे सर, तो हमने दो साल काम साथ ही किया सर कॉलेज में। ये एमएफए में थे सर, मैं एमएफए फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर बीएफए में था उस समय। तो ये मुझे सर दिल्ली स्टेट से दिल्ली टीचर्स अवार्ड मिला था सर 2019 में, लास्ट ईयर सर मुझे दिल्ली सरकार ने दिया था सर। असुरवेद जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी सर, प्लीज सर, प्लीज। मेरा कला के बारे में बहुत गहरा अध्ययन नहीं है, पर मैंने जो पश्चिमी जो शिल्प, चाहे वो चित्रकला हो या शिल्प मूर्ति शिल्प वगैरह हो, और जो भारतीय, खासतौर भारतीय से मेरा संदर्भ है, जो हमारा एशियन पद्धति है, एशियन जो तरीका है, मैंने जो एक मुख्य अंतर ये देखा है कि जो हमारा पश्चिमी तरीका है उसमें जो भी शिल्पकार या कलाकार है
वो अपने कला के बारे में अपना एंगल बताता है कि मैंने ऐसे बनाया है, इसके पीछे ये भाव है, ये भाव है। क्योंकि जो दक्षिण जो हमारा जो हिंदुस्तानी या जिसको हम एशियाई पद्धति कह सकते हैं शिल्पकला की, उसमें दर्शक को मुक्त छोड़ दिया जाता है। कलाकार ये नहीं बताएंगे कि मैंने क्यों बनाया है, क्या बनाया है, मेरा इसके पीछे क्या सोचना है, वो छोड़ देता है दर्शक को कि भाई अब तू बात कर ले शिल्प से, ये क्या अच्छा लगता है, क्या। जी जी बिल्कुल ठीक। इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहता था कि ये अभी है क्या जारी? बिल्कुल सर, आप देखेंगे अभी जैसे इंस्टॉलेशंस वगैरह, आजकल सर बातचीत की दुनिया हो गई है, स्पीड की दुनिया हो गई है सर, कि हम बनाते छोटा है और बताते बहुत बड़ा है। मैं भी इसमें बिलीव नहीं करता सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी जो भारतीय पद्धति है, एशियन पद्धति है, ये बिल्कुल हमारे रग रग में बसी हुई है सर। और हमारे जितने भी मूर्ति शिल्प हैं, आप देखेंगे शिवलिंग है सर, शिवलिंग हमारा ये मूर्ति कला में सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है सर, इससे बढ़िया एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर हो ही नहीं सकता। शिवलिंग सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है कि एक आप राउंड शेप को लगा दीजिए और उससे आप कितनी बातें कर लीजिए सर, जिसको जितनी बातें करनी है आप कर सकते हैं सर उससे। हमें अपने जो एशियन मूर्ति शिल्पों से सर दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो उसको कैसे समझते हैं और बातचीत करते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ करते हैं उन चीजों में सर। लेकिन पश्चिमी जो सभ्यता है सर, उसमें एक्सप्लेन किया गया है ज्यादा से ज्यादा। ये तो मैं कहूंगा सर, इसमें हमारे जो इंडियन स्कल्पचर्स हैं सर, देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे रहे हैं, मैं तो मानता हूं सर। अभी कारण ये है हमारे बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया सर, हमारे मूर्ति शिल्पों के बारे में हमारे यहाँ वो राइटर नहीं हो पाए जो अपनी भारतीय मूर्ति शिल्पों के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकें, रेगुलर लिख सकें, ब्रेक ना हो। वहां पे वो सब लिखा गया सर, तभी वहां पे इतनी सारी किताबें वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। और फिर सर देखा जाए तो हमें दबाने का भी प्रयास किया गया है हमारी कला को, क्योंकि वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो कि भाई बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन ना मिल जाए, मैं तो ऐसा भी समझता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो खजाना है सर, हमारे यहाँ तो देखा जाए तो सर हर घर में आर्ट है सर, हर घर में आर्ट है। आप कपड़े पहनते हैं वो भी आर्ट है, आप कलरफुल आप देखिए, हर स्टेट का एक अपना खूबसूरत आर्ट है सर, अलग से आप देखिए कितना बढ़िया आर्ट है। घर घर में आप देखिए औरतें घर में कैसे कैसे आर्ट बनाती हैं, हमारी ट्रेडिशनल महिलाएं वहां पे सर। तो बच्चे तो बचपन से आर्ट देख रहे हैं सर हमारे यहाँ पे, जब पैदा होता है देख रहे हैं आर्ट को। तो हमारी तो आर्ट बहुत पावरफुल है सर, इस हिसाब से हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो हम दिल से फील करते हैं सर वो चीजें, हमारे यहाँ के व्यक्ति जो है। जी सर, ये सर चेयरमैन है एनजीएमए के आज की डेट में, और एक हिमाचल में कॉलेज है उसके डीन है सर, ये मिस्टर हर्षवर्धन आर्य। ये सर मेरे जो गुरु के गुरु हैं श्री विमान दास जी, ये मेरा देख रहे हैं स्कल्पचर था सर, मैंने नागपुर में काटा था ये स्कल्पचर। ये करीब 14 फीट का स्कल्पचर है सर, 14 फीट का सर। ये ब्लैक व्हाइट मार्बल में है सर, और ये जो एजेड वहाँ पे जो नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर है वहाँ नागपुर का, ये उसमें लगा हुआ है सर ऑफिस में बाहर। और ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु ने ही वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस किया था, श्री विमान दास जी, पद्मश्री हैं आप भी, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके साथ काम करने का। ये एनएस राणा जी मेरे गुरु, जिनके बारे में भारतीय विद्या वन में जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के उस कॉलेज तक छोड़ा सर, ये मेरे गुरु हैं सर, इनको नमन सर, इनको नमन जी। जी सर, ये पिक्टोरियल यात्रा बहुत अच्छी रही। जी सर। जोशी सर, मैं यही बात यहाँ पे कहना चाहता था ना कि जो कला में जो हमने पश्चिम से लिया कि आप व्याख्या करें कि मैंने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, वही मेरे ख्याल में हमने शिक्षण पद्धति में भी ले लिया है। अब कोई कविता हमको पढ़ाई जाती है, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि कवि, पहले हम कविता पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे कि यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है। अरे भाई बच्चे को छोड़ दो कि वो क्या सुनना चाहते हैं, वो है ना, हम बच्चे से नहीं पूछते। जी जी, मैं कहना चाहूंगा इसमें, आर्ट ना एक लैंग्वेज है सर, एक लैंग्वेज है आर्ट।
मैं अगर कोई अपनी शैली विकसित करता हूँ तो ये मेरी लैंग्वेज है सर। तो मेरी लैंग्वेज को आपको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा सर, एकदम मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके अगर पास में रहूंगा, मैं आपके आसपास, जैसे मैं अगर कहीं पश्चिमी देश में चला जाता हूँ तो कुछ दिन में मैं भाषा सीख जाता हूँ। जी जी, हाँ ये भी देखते हैं, हाँ सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही सर मेरी जो लैंग्वेज है, मेरे जो कल्चर है, मेरी जो मूर्ति कला है, तो आज आपको एकदम समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा आप मुझसे कभी बात करेंगे, हो सकता है आप मेरे से बेहतर समझ पाए उसको, ऐसा भी होता है। बहुत सारे दर्शक जो है हार्ड कवर हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जितना हम भी व्याख्या नहीं कर पाते उतना वो कर देते हैं सर। हाँ ये भी। तो कलाकार का काम है वर्क को बनाना, और आप पब्लिक पे छोड़ दीजिए क्या करना है क्या नहीं। जी सर, जी सर। मैं इसमें विभिन्न मत रखता हूँ असुरवेद जी और भगवान जी आपसे। मुझे लगता है कि कला को यदि समझना ऐसा है कि मिनिएचर पेंटिंग आपने देखी, आपने कांगड़ा स्कूल देखा, आपने बशोडी स्कूल देखा, उसमें आपने कृष्ण की मूर्ति को देखा, कृष्ण की पेंटिंग को देखा, तो आपको समझ आएगा कि ये गोपी वस्त्र चीर हरण है या गोपी कृष्ण द्वारा वस्त्रों का चुराना है वगैरह वगैरह। लेकिन मॉडर्न आर्ट में शब्द है, कंटेम्प्रेरी आर्ट में ये बहुत जरूरी है कि कला की कृति को समझने के लिए कलाकार क्या कहना चाहता है, इसलिए कलाकार को उसका सानिध्य बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं अपनी दुनिया में रहूंगा, और जो कलाकार जो हमें कहना चाहता है, जो संप्रेषित करना चाहता है, वो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप यदि हम कला से थोड़ा संवेदनशील हैं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी समझ, बाकी जितने आप 90% इंडिया से पूछ लीजिए कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या है, कि कंटेम्प्रेरी पेंटिंग क्या है, वो ये क्या है, 2 डॉट इधर होते हैं, 2 डॉट उधर होते हैं, 2 लाइनें ऐसी होती है, 2 लाइनें ऐसी होती है, कलर को स्प्लैश कर देते हैं। भाई वो कलाकार क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप समझो ना। कलाकृति के पास जाओ, कलाकार को आमंत्रित करो। नेकचंद जी से क्यों जाते हो आप चंडीगढ़ में? आप गर्व महसूस करते हो, यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं, नेकचंद जी बताते हैं कि भैया मैंने इसकी कंसेप्ट ऐसे किया था, या NS राणा जी ने आपको बताया होगा, या रामदास जी ने आपको बताया होगा। ये बहुत जरूरी है कंटेम्प्रेरी आर्ट में छोड़ना, वो ट्रेडिशनल आर्ट में छोड़ दीजिए, अपने ट्रेडिशनल लिटरेचर में छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको धागा दे दिया गया। कृष्ण ने एक बांसुरी पकड़ी है, तो वो आपके पिताजी ने आपको बताया या नहीं बताया, या दादाजी ने बताया या नहीं बताया, लेकिन समझ जाएंगे कृष्ण का कैरेक्टर है। लेकिन कंटेम्प्रेरी आर्ट में बहुत जरूरी है कि कलाकार क्या कहना चाहता है, कलाकार उस बात को कैसे संप्रेषित करता है। इसलिए मॉडर्न, देखिए ब्रेख्त ने क्या किया, आप आज से 50 साल पहले की किताबों को देख लीजिए, इंडियन आर्ट के बारे में आधा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ होते थे। वो जी बिल्कुल सारे समझते ही नहीं थे। अपने अहंकार में वो इतने हैं कि एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे, सिरेमिक की एक प्लेट बनाएंगे, तो इसके पीछे लिखेंगे रॉबर्ट। आज की हजारों मूर्तियां बन गई, किसी स्थापति ने ये नहीं लिखा कि मूर्ति मैंने बनाई। भारतीय कला में ये बहुत जरूरी है कि स्थापति जब मूर्ति बनाता है मंदिर के अंदर, तो फाइनल डे प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व वो एक वचन देता है मूर्ति को कि आज के बाद इस मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा अहंकार जाग जाएगा कि अरे ये मूर्ति तो मैंने बनाई, इसको इतने लोग पूज रहे हैं, राइट? तो हमारी भारतीय कला को समझने के लिए सर एक जन्म काफी नहीं है। भारतीय कला को ये आज की तरह है। अगला जन्म में यही लेंगे सर, आप चिंता ना करिए, अगला जन्म हम यही लेंगे। तो डॉक्टर ज्योति गांधी एक सवाल पूछ रही है कि शांति निकेतन में राम किंकर बैच के स्कल्पचर के बारे में आप क्या कहेंगे? सर राम किंकर बैच तो मेरे भी जो है अग्रगण्य कलाकार रहे हैं, क्योंकि मैं ओल्ड मास्टर्स हैं, वो हमारे भारतीय कला के मॉडर्न युग के जन्मदाता हैं राम किंकर बैच। ये बहुत बड़ी लाइन है, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये देखिए, वो एक गरीब कलाकार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, मीडियम कभी आड़े नहीं आया उनके, जो मीडियम मिला उन्होंने काम किया। आज उनके जो स्कल्पचर्स है, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने सीमेंट में बनाए सर स्कल्पचर, सीमेंट में स्कल्पचर्स है राम किंकर बैच जी के, और उनका एक बहुत बड़ा शो NGM में हुआ है। और आज उनके जो सीमेंट में बनाए हुए स्कल्पचर अभी भी लगे हुए हैं सर वहां पे, उनको प्रोटेक्ट किया और उनकी करोड़ों रुपए कीमत है सर। लेकिन अब उनको मेटल में कास्ट करके
प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है रामकिनकर बैच के स्कल्पचर्स को। और समाज में उन्होंने देखा जाए, जैसे अभी सर ने बताया कि भाई आदिवासी महिलाओं पे उन्होंने बहुत काम किया है, रामकिनकर बैच जी ने काफी काम किया है। और अब उनके स्कल्पचर से स्पष्ट हो जाता है, आप देख लीजिए कोई फैमिली जा रही है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट, उसका एस्थेटिक, उसका एक क्षणिक मूवमेंट, हर व्यक्ति के मूवमेंट होते हैं सर, हर स्टेज होती है अलग अलग, तो वो सब को कैच करने का प्रयास किया रामकिनकर बैच जी ने। इसीलिए वो आज हमारे ओल्ड मास्टर्स हैं और बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं देश भर में, और वो हमेशा रहेंगे सर। और बहुत बड़ा शो सर उनका हुआ है, और उनके सारे काम देखने का हमें मौका मिला नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में। अभी लास्ट 2 साल पहले सर वहाँ शो हुआ था नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में, पूरी बड़ी गैलरी में उन्हीं का शो था। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा उन पर हमें बताया। और हम चूंकि 1 घंटे का हमारा शो होता है लगभग, लेकिन वो 1 घंटा का भी होता नहीं है, बढ़ ही जाता है, और आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1 घंटा 36 मिनट हम पार कर चुके हैं। और पता नहीं चल रहा है कि मतलब इतना समय हो गया। आप इतने अद्भुत, इतने सरल, इतने सहज तरीके से हमें इसके बारे में, मूर्तिकला के बारे में आपने बताया कि हम आपकी बाकी चित्रकला और बाकी सारी बातें करना ही भूल गए। और जो मूर्तियां आपने दिखाई वो तो बहुत ही अद्भुत थी सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एज एक स्टूडेंट के रूप में रन करके मुझे दिल्ली बहुत बार आना हुआ, या CCRT के कार्यक्रम के माध्यम से, तो मुझे जब भी मौका मिलता था IGNCA या मॉडर्न आर्ट गैलरी इन सब जगहों में जाता था। और बात की बात तो छोड़ दीजिए, जब मैं शुरुआत में सबसे पहले IGNCA गया तो मैं मेरी समझ में नहीं आया कि मैं आ कहाँ गया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारा काम वहाँ पर था, बहुत सारी एग्जीबिशन थी, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि बना हुआ क्या है आखिर। जैसे आज आपने ये मूर्तियां दिखाई, इनके बारे में बताया, तो मैं इस शो में जितने भी दर्शक हैं जो मूर्तिकला के कम जानकार हैं, मेरी तरह अल्पज्ञ हैं, वो निश्चित रूप से अब जब कभी किसी मूर्ति को देखेंगे, जब कभी किसी एग्जीबिशन में जाएंगे, तो उनका दृष्टिकोण बदला हुआ होगा। तो वो अर्थ तलाशने की कोशिश करेंगे, किसी भी मूर्ति को देख के एकदम आगे नहीं बढ़ जाएंगे, वो जरूर उसके पास पहुंच पाएंगे सर। हाँ, वो मूर्ति के पास पहुंचेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, और अपने उनके आसपास जो लोग होंगे उन पर चर्चा करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज का शो इस मामले में बहुत ही अद्भुत है सर। छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर, मूर्तिकला एक ऐसा माध्यम है जिसे हर इंसान फील करने का प्रयास करता है, छूने का प्रयास करता है। और जो स्पर्श है सर, स्पर्श हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण है सर। चाहे माँ का बच्चे के साथ है, जैसे हमारा भी मूर्तिकला में जो हम पत्थर में बनाते हैं या मेटल में, उसके साथ हमारा स्पर्श होता है सर, और वो स्पर्श हमें उससे जोड़ देता है। ऐसे ही दर्शकों को भी जोड़ देता है सर वो स्पर्श, क्योंकि हम कभी भी मंदिर में जाएंगे तो छूने का प्रयास करते हैं सर, किसी भी पत्थर की मूर्ति को या मेटल की को हमें हाथ फेरने का कोशिश हमारी रहती है हमेशा, क्योंकि वो मटेरियल जो होता है वो हमें आकर्षित करता है सर। चाहे वो स्टोन का मटेरियल हो, लेकिन सर आप तो लिख देते हैं आजकल, कृपया उचित दूरी बना रखें, लेकिन फिर भी सर हमें आकर्षित करता है, उसे छूने का हमारी कोशिश रहती है हमेशा। संवाद तो होता ही है, संवाद होता है ना उससे। जी, संवाद होता है। यू आर राइट सर। जब आप उसे फील करेंगे, जैसे ही आप छुएंगे सर, तो बॉडी में आपके उसका करंट चला जाता है सर, एक तरीके से। जब और आप उससे अटैच हो जाते हैं सर। अब तो बहुत सारी जगह लिखा होता है कि प्लीज ना छुएं, लेकिन दर्शक छुए बगैर नहीं मानता सर। हम भी जब एग्जीबिशन करते हैं तो मेटल की मूर्तियों को ऐसे आंखें बचा के हमें सिर्फ छूने के लिए इसलिए मना करते हैं कि गिर ना जाए, क्योंकि हल्के पीस होते हैं कई, तो वो गिर ना जाए। आगे पीछे नजर बचा के वो छूने का जरूर प्रयास करता है सर। सही कह रहे हैं। और वो उसके माध्यम से उस तक पहुंच भी जाता है सर, उसके फील से वो पहुंचने का प्रयास जरूर करता है। जी सर। तो सर आपने जो आज हमको दृष्टि दी है, आप हमारे संजय बन गए। जैसे महाभारत में संजय थे, हम धृतराष्ट्र हैं जो कला नहीं देख पाते, और आज आप हमारे संजय बने हैं सर। और आपने हमें अपनी आंखों से दिखाया है कि महाभारत, जो कला की महाभारत है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। जी जी तो ये बहुत अद्भुत सत्र है सर, और वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड में अगर कहूँ मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में, तो इतनी बारीकी से और इतने सरल तरीके से आपने समझाया कि अगली बार हम और हमारे दर्शक जब भी किसी मूर्ति
दीर्घा में जाएंगे, खासकर मॉडर्न आर्ट की बात करूं, क्योंकि जो परंपरागत मूर्तियां उनमें तो सब कुछ दिखता है, जैसा जोशी सर ने भी कहा कि भाई अगर कोई इस मुद्रा में कोई बांसुरी बजाता हुआ कोई व्यक्ति है तो हिंदुस्तान का हर बच्चा बताया है भगवान कृष्ण है, लेकिन अगर कनाडा वाले से किसी से पूछोगे, ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, उसको बताना पड़ेगा कि इंडिया में एक ऐसे भगवान होते हैं, उनका ये उनकी मूर्ति है। जी 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 जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, और हम शो के अंतिम चरण में हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हम दर्शकों को एक सूचना देते हैं, फिर आपसे अंतिम संदेश हम भी लेंगे, अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है, 1-2 मिनट और। जी जी। साथियों, कल शाम 7 बजे हमारे साथ दिनेश चंद पाठक जी होंगे, जो जयहरी खाल में संगीत के शिक्षक हैं, और हम उनसे शास्त्रीय और सुगम के साथ साथ लोक संगीत पर बातें करेंगे, उनको सुनेंगे। पहले भी एक दिन वो शो में आए थे और आते आते रह गए, तो आज हमारा 97वां रन पूरा हुआ, हम शतक की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जी जी। बहुत अच्छा आज खेले सर आप, कमाल, अद्भुत। तो मैं चाहूंगा कि शो के अंत में आप जो है हमारे दर्शकों को कुछ और कोई चीज छूट रही हो, कुछ महत्वपूर्ण संदेश हो जो आप नहीं दे पाए, रिकॉल करें और हम सबको बताएं सर, फिर हम विदा लेंगे आपसे। भी ये टीचर शो है तो मेरा एक ही है कि जो हमारा विषय है कला शिक्षा जी, तो ये कला शिक्षा समाज में और स्कूलों में सबसे जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि ये हमेशा बनी रहे, और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस शिक्षा को वो 100% अपने बच्चों को देने का प्रयास करें जो उन्हें आता है। तो मैं तो यही, मेरी तरफ से भी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही प्रयास रहता है कि मैं अपनी तरफ से 100% उनको दूं और देने का प्रयास करता हूँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे से सीखने का भी पूरा प्रयास करते हैं, तो मैं दिल से और मन से उन्हें सिखाता हूं। तो ऐसे ही मैं चाहूंगा कि सभी कला शिक्षक अपनी इस सब्जेक्ट के बारे में या अपनी इस विधा के बारे में जो भी वो पढ़ाते हैं उसको मन से और दिल से और पूरी जानकारी के साथ, नई नई जानकारियों के साथ अपने बच्चों के साथ शेयर करें। जी, और इस सब्जेक्ट को मैं तो आपसे पहले ही आग्रह किया है कि जो मूर्ति कला का सब्जेक्ट है, पेंटिंग तो सब जगह है, मूर्ति कला का सब्जेक्ट स्कूलों में शुरू होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट स्कूलों में। इससे बच्चों की फ्रस्ट्रेशन और उसकी जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जो हमारी बॉडी में कलर कम होते हैं, साइंटिफिक अगर आप देखें बहुत सारे कलर कम होते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। वो कलर हमें मिट्टी से पूरे होते हैं, ये साइंटिफिक है। तो मैं चाहूंगा कि ये मिट्टी से मिलान जो हमारा दूर हो रहा है, ये स्कूली शिक्षा में अगर आ जाता है तो कम से कम बच्चा पढ़ाई के दौरान उस मिट्टी से जरूर जुड़ेगा। जी सर। तो ये एक सब्जेक्ट शुरू होना चाहिए। आपको भी कभी भी मौका मिले तो इस स्कल्पचर वाले सब्जेक्ट को जरूर आप शुरू कराने का प्रयास करें। अवश्य अवश्य। हमारी एक रेगुलर वो श्रोता है, वो कह रही है कि आपकी वेबसाइट वो तो बताइएगा, वो भर्ती बता देंगे, लेकिन मैं जी क्या कहना चाहता हूँ, मेरे नाम से ही मेरी वेबसाइट है सर, मेरे नाम से ही मेरी वेबसाइट है, आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। असुरवेद है, और दुनिया में अकेले असुरवेद है सर। हाँ, आप गूगल में असुरवेद भी टाइप करेंगे सर, सारी चीजें नीचे आ जाएंगी आपके। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि हमारे इसी 97 एपिसोड्स में से एक एपिसोड था जिसमें हमने गढ़वाल के पेन्यूली जी थे और रावत जी थे, उनको बुलाया था। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मिट्टी को हीरे से ज्यादा वैल्यू करता हूँ, वो मिट्टी के तो मेरे को तो इतना उस दिन आश्चर्य लगा और मेरे जहन में भर गया वो शो कि उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी संवेदनशील बात कही उन्होंने कि मिट्टी से वो करते हैं, मिट्टी के रंग भरते हैं और अलग अलग जगह मिट्टी को संग्रह करते हैं। जय कृष्ण पेन्यूली पेन्यूली जी आए थे जी। और आपको असल जी उनको आप यदि मिले पेन्यूली जी को तो वो तमूली जी को जानता हूँ सर, मैं अच्छे से जानता हूँ सर तमूली जी को। क्या बात है, क्या बात है, अच्छे से जानता हूँ सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं बड़े अच्छे से। दिल को राह होती है जी जी सर। चलिए धन्यवाद आपका, नमस्कार नमस्कार। बहुत शानदार रहा। और आप सर, आपसे भी मेरा अनुरोध है सुरवेद जी, क्योंकि आप कला के मर्मज्ञ हैं, पारखी हैं, आपसे पहले के जो 96 एपिसोड हमारे थे वो यूट्यूब चैनल विविधा पर अवेलेबल है, और आप कभी समय निकाल के उनको देखिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा ताकि आने वाले समय में और बेहतर उसको कैसे कर पाए। आप आज से आप भी हमारी टीम के सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं।
जी तो जी हम जी चाहेंगे जी कि आपका फीडबैक हमें मिले, और दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध है, क्योंकि नए दर्शक रोज जुड़ते हैं, तो जी आप जी जी अगर 95-96 एपिसोड आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल विविधा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस पर जी जी देखिए जी और हमें फीडबैक दीजिए, वहाँ कमेंट्स करिए यूट्यूब में ठीक कि है सर, ये और होना चाहिए, ये इसमें अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, तो हम उसको ठीक है, आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और ठीक कल है सर, हमारा आज 97 है, कल 98वां एपिसोड में दिनेश चंद पाठक जी होंगे, परसों 99वें एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत बड़े कलाकार पपेट के होंगे कर्नाटक से, जी और जी जी, में हमारे साथ सर उत्तराखंड के माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी होंगे। जरूर ये शामिल होंगे सर, जरूर शामिल होंगे सर, बड़ी घोषणा है। जरूर शामिल होंगे सर, जरूर शामिल होंगे सर। अरविंद पांडे जी के साथ होंगे 100 एपिसोड में 31 सितंबर के दिन, लवली। और 101 एपिसोड में हम भूटान चले जाएंगे, वहाँ के हमारे शिक्षक एक साथ में हमारे होंगे, तो शो को और विस्तार दे रहे हैं हम लोग सब मिल करके आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं हमारे आज के मेहमान असुरराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सरल शब्दों में आज के आगे बहुत सारे दर्शक बना दिए। और थैंक यू सर। साथ में श्री गिरीश चंद्र जोशी जी का, जिन्होंने अपने विशेषज्ञ टिप्पणियों से इसमें बहुत सारा इसमें ज्ञान दिया। इसमें इसमें जो हमारे प्रोग्राम में आए थे सुरेश पांडे वाला जी, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की अनीता जी के बारे में असुर जी वेद जी, का सुरेश कुमार जी बता दिए, तो हम उनके प्रति आभार प्रकट करते जी, सुरेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी कला शिक्षक है स्वयं। और बोगड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि एशिया में कैसे जो है हम उसका अर्थ बताते हैं, उसका मीनिंग पहुंचाते हैं, और यूरोप में किस तरह का होता है, ये भी एक नई जानकारी थी। तो सब मिलकर के एक दूसरे से सीखते हैं सर। तो आप जी सबका बहुत धन्यवाद। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं दिनेश पाठक जी के साथ, संगीत की स्वर लहरियों में गोता लगाएंगे, डुबकियां लगाएंगे और धन्य हो जाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। थैंक यू, नमस्कार सर। हैं। थैंक यू, सभी को नमस्कार, सभी को।